तो जी बाल को शुरू करें। ओके, ऑडिबल है सबको? बहुत बढ़िया। तो ये आज हमें ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो जिंदगी में तुमने नहीं पढ़ा, लेकिन जिंदगी भर तुम यही पढ़ोगे। जो जिंदगी में कभी नहीं किया, जिंदगी भर यही करना है, जिंदगी में अप्लाई भी हुआ है। ठीक है। हाँ, क्योंकि सर, क्योंकि जो हमने कोर्स चुना है वो कोर्स दो चीजों पे बेस्ड है। एक अकाउंटिंग है ना, तो सर की भाषा में मुंशी तो बनी जाओगे तुम, ठीक है। और दूसरी चीज क्या करना है, एक तो मुंशीगिरी करनी है, दूसरा क्या करना है, कानूनी काम करना है ना। तो कानूनी काम करना है हमें, ठीक है, और अकाउंट से काम करना है। तो हमारे जो पूरा कोर्स है, जो सीए का कोर्स होता है और जो डिफाइन होता है वो इन दो पैटर्न पे डिफाइन होता है कि भाई अकाउंटिंग जो फाइनल तक आप पढ़ोगे, और दूसरा लॉ के ऊपर पूरा डिफाइन होता है, लॉ के ऊपर, ठीक है, राइट। कि लॉ हमें पढ़ना है, फाउंडेशन से लॉ पढ़ाना शुरू कर देते हैं, राइट। थोड़ा सा पढ़ाएंगे, फिर इंटर में और ज्यादा कर देंगे, है ना। मतलब शाहरुख खान बनाते पहले तुम्हें थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, धीरे धीरे हाथ चलाएंगे, धीरे धीरे, है ना, ताकि बच्चे को एक साथ डाल दिया, है ना, तो बेचारा बच्चा घबरा जाएगा। तो छोटा छोटा पोर्शन डाल, थोड़ा सा पोर्शन लॉ में है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लॉ मिलेगा। फिर इंटर में तुम्हें है ना थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, काफी ज्यादा मिलेगा। और फाइनल में तो अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से मिलेंगे। अब इंटर में भी टैक्स लॉ अलग होता है, कंपनी लॉ अलग होता है, कुछ लॉ अलग होते हैं। फाइनल में आओगे तो जो इंटर में पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स का अलग पेपर होगा 100 मार्क्स का, डायरेक्ट टैक्स का अलग पेपर होगा 100 मार्क्स का, अकाउंटिंग के अलग पेपर होंगे, है ना। तो मतलब वो तो समुद्र हो गया, ठीक है। समुद्र पार करके कुछ करने के लिए बचता है क्या? नहीं, है ना, बिल्कुल वही हिसाब है। जब तुमने समुद्र पार कर लिया तो पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में, है ना, तुम्हें और कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है, हम सीए बनने के बाद तो जॉब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इंडिया में ही करेंगे। तो इंडिया में उसके अलावा और कोई नॉलेज बचती नहीं है ना, और कोई नॉलेज बचती नहीं है कि आपको और कोई कोर्स ऐसा कह दे कि भैया हम इस इंस्टीट्यूट से ज्यादा आपको नॉलेज प्रोवाइड कर देंगे। तो उसमें तो समुद्र है, समुद्र है तो भाई गहराई बहुत ज्यादा होती है, गहराई ज्यादा होती है, राइट। तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है ना, कि भैया जितनी स्कैरसिटी होगी उतनी ज्यादा वैल्यू होगी, है ना, राइट। हायर द डिमांड हायर द प्राइस वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, राइट। सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। तो इसलिए अगर तुम एक ध्यान से अगर तुम देखो, तुम मुझे बताओ तुम्हारी गली में, है ना, गली बॉय वाली गली नहीं, तुम्हारी गली में कितने सीए हैं? कोई नहीं, 99% तो जीरो ही बोलेंगे, है कि नहीं बात, राइट। तो जिनके गली में 3 है वो तो 300 के बराबर हो गए भाई, है ना। लेकिन कितने एमबीए हैं और कितने इंजीनियर हैं? बहुत सारे। जहां मैं रहता हूं वहां पे कॉलेजेस हैं, मेरे घर के आसपास है NH24 पे कॉलेजेस हैं जहां मैं रहता हूं। तो वहां पे हमारी गली में कम से कम तुम्हें 100 इंजीनियर दिखा दूंगा, फ्यूचर इंजीनियर्स, है ना, हॉस्टल लेके रह रहे होते हैं। तो इंजीनियर कितने सारे हैं, और ऐसे प्रोफेशनल लोग बहुत कम है, राइट। तो आप समझ जाओ क्यों इंजीनियर और एमबीए को जब तक हम टॉप कॉलेज से ना करें तब तक वो बेचारे क्या रहते हैं, ऐसे नॉर्मल ही रहता है ना, कॉमर्स की तरह बीकॉम पास, है कि नहीं बात, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जिसकी वैल्यू है उसकी स्किलसिटी बहुत होती है ना। तो आईएएस पीसीएस में भी तो ये होता है। तो इंजीनियर बहुत सारे होंगे, बीकॉम बहुत सारे लोग मिलेंगे, ठीक है, लेकिन एमकॉम भी तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन सीए सीएस ऐसे लोग क्या मिलेंगे, बहुत ज्यादा कम मिलेंगे, है कि नहीं बात, राइट। तो इसलिए रिजल्ट भी क्या होता है, गिने चुने, रिजल्ट भी गिने चुने, तो रिजल्ट भी कम आता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि रिजल्ट कितना ही कम आए, मुझे बता, एक ही मम्मी कसम खानी है, सबको मम्मी कसम दे रहा हूं आज मैं, क्योंकि मुझे पता सबसे खतरनाक चीज क्या होती है, मम्मी कसम। हाँ, ठीक है ना, उससे जिंदगी में उससे खतरनाक चीज कोई नहीं है। और वो ये है कि रिजल्ट चाहे 10% है, 15% है, 20% है ना, जीरो तो नहीं आएगा ना। तो मुझे उस 20% में होना है बस, मुझे उन 80 बच्चों में नहीं होना जो सिर्फ जाके बैठ के देखना चाहते कि एग्जाम होता कैसा है ना। मैं उन 20 में आना चाहता हूं जो सिर्फ जाके इसलिए बैठते क्योंकि उन्हें पास करना है। 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक ही मैं ट्राई करना चाहता हूं क्योंकि मेरे, है ना, बाप दादाओं का बिजनेस है, मैं तो वहां कर लूंगा, वो तो मेरी ईगो पे आ गई बात, है ना, कि मैं कुछ करना चाहता हूं, ये हुआ। कुछ इस टाइप के लोग होंगे, कुछ इस टाइप के होंगे जो मजबूरी में आ जाएंगे, है कि नहीं बात, कि भैया मेरे 12th में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसकी शर्म छुपानी है। तो घर वाले कहते हैं चल 12th में नहीं आया तो बंदा कुछ कर लेगा जीवन में आगे, तो सीए कर ली मैंने, सीए करे नहीं, सीए चुन ली मैंने, है कि नहीं बात। और तीसरी कैटेगरी का बंदा कौन सा होगा, तीसरी कैटेगरी का बंदा होगा 12th में चाहे मेरे 90 है, चाहे मेरे 100 है, चाहे मेरे 50 है, 60 है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे यही करना है। मैंने ये सोचा था उस दिन जिस दिन मैंने 11th में कॉमर्स ले ली थी, साइंस ली होती तो शायद मैं आईआईटी सोचता,
लेकिन मैंने कॉमर्स लेते उसमें मैं क्या सोच रहा हूँ, सीए सीए सोच रहा हूँ। तो तीसरी कैटेगरी के में आना है हमें, तीसरी कैटेगरी में कि जो मैंने सोच लिया था 11वीं में वो मुझे करना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे घर का प्रेशर है, ये इसलिए नहीं कि मुझे 12th के मार्क्स की शर्म छुपानी है, ये इसलिए नहीं कि भैया गली में कुछ नहीं करे तो मैं दिखाना चाहता हूँ। नहीं, मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सोच रखा है। और सबसे पहले उनके ही मुंह में मिठाई डालनी है जो ये पहले सोच के बैठे इसकी बस की ना है ना। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तुम्हें सीए कर रहे हैं, इसके देखते होते 11वीं में इन्होंने क्या किया था, पास तो मुश्किल से हो रहा है, कर लेगा। सबसे पहले मिठाई उन्हें खिलानी है भाई। तो बस पहली क्लास से आखिरी क्लास तक एग्जाम के दिन तक यही सोचना है कि मैं उस तीसरे कैटेगरी के लोगों में हूं जो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे करना है। तो आप ऑटोमेटिकली 20% में हो गए। 80% फेल वो बच्चा हो रहा है जो क्या नहीं कर रहा, जो पहली और दूसरी कैटेगरी का बंदा है कि नहीं बात। 80%। ठीक है, तो 80% में हमें नहीं आना, हम सबको ये सोचना है कि अगर 20% में रिजल्ट है तो मुझे 20% में, मैं उस 20% में हूं, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, पास होकर रहना पड़ेगा। दिलो जान से मेहनत करनी है, एक ही लक्ष्य है ना, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं है। घोड़े को देखा है ना, उसके यहाँ लगा देते हैं नाल, वो क्या कहते हैं, एक पट्टा लगा देते हैं कि वो इधर उधर ना देखे, सीधी सीधी में देखे। उसको ही करना है, सीधी सीधी में देखना है, इधर उधर देखना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना। डिस्ट्रैक्शन आजकल बहुत सारे हैं, पहले कम होते थे, है कि नहीं बात। पहले की जरूरत बाहर घूमने फिरने चले गए, दोस्तों के साथ खेलने चले गए। आजकल दोस्तों से खेलने की जरूरत नहीं, घर पे खेल लेते हो आप पबजी में। अब क्या कर रहा है, अबे गाड़ी ले लेना, वहां से बंदूक भी उठाई तूने, है ना। तो आजकल हम घर से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम, तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, इन सबको अनइंस्टॉल तो करना ही पड़ेगा, सही बात है, ठीक है ना, राइट। यानी कि और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब ओखली पे सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना, ये वाली कहावत है, ठीक है ना। अब तो सीए कर लिया, दुनिया को बता दिया, ना। जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उन्होंने बता के आए हैं कि बालक कहाँ गया, बालक वहां चला गया नोएडा, क्या करना है, सीए करने का है। तो मोहल्ले में तो पता लग गया, रिश्तेदारों को पता लग गया, हम नाक नहीं कटवानी, ठीक है। तो इससे कि भैया जो मैंने सोचा है और जिस चीज के लिए मैं घर से निकला हूं वो चीज हासिल करके घर में जानी है, चाहे रास्ते में धूप हो, छाव हो और चाहे कितनी बारिश हो। ना डूबने का डर और ना, है ना, धूप में पसीने का गलने का डर। तो जो सोचा है बताओ, वो हासिल करना है नहीं करना, जोर से बोलो, हाँ, वो हासिल करना है। एग्जाम में जब देखे हो तो सोचो मैं इसीलिए एग्जाम देने आया क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन मुझे इससे अगले पड़ाव में पहुंचना है, ठीक है। तो सबसे पहली थॉट, धीरे धीरे पता क्या होगा, इसलिए पहली क्लास में धीरे धीरे पता क्या होगा, जैसे जैसे एग्जाम का टाइम आएगा ना तो आपके हौसले पस्त हो जाएंगे, आपको लगेगा हो लिया काम अब, ठीक है। मन में अजीब अजीब शंकाएं आएंगी, इधर पढ़ रहा हूँ इधर बोल रहा हूँ, हाँ, कि सर मैंने वो पढ़ लिया भूल गया। 12th में भी ऐसा हुआ होगा, है ना, एग्जाम से एक दिन पहले कुछ याद नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है मैं गजनी बन गया, 15 मिनट पहले भूल गया। सर गजनी बन जाओगे तुम, है कि नहीं बात। लेकिन एक बात ध्यान रखना, है ना, ऐसा होता है, पर गजनी बनते नहीं, एग्जाम में सब याद आता है ना। क्योंकि गजनी नहीं बनेंगे और एग्जाम पास करेंगे तभी गजनी को सजनी मिलेगी, है कि नहीं। और सजनी को बेवजह सजना मिल जाएगा अगर पास नहीं हुए तो। हिंदुस्तान में बड़ा अजीब सा कल्चर है, लड़कियों को ये बोल देते हैं नहीं पास हो रही शादी कर देंगे, और लड़कों को क्या धमकी मिलती है, रिक्शा खड़ा बाहर, एक रिक्शा तू भी ले लियो, चल थोड़ा अपडेट कर देंगे, ये रिक्शा दिला देंगे। तो ऐसी धमकी सुनने को ना मिले, इसलिए क्या करना है, पास होने के लिए ही पढ़ना है, मजे के लिए नहीं पढ़ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मजे में तुम भूल जाओगे तो मजे में तुम्हें लॉ करा दूंगा पूरा, है ना। तो इसी जोश के साथ कि भाई हमें क्या करना है, जिस काम को करना है उसको हासिल करना है, ठीक है, बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो पहला सब्जेक्ट जो ऐसा लॉ है जो आपके जिंदगी में काम आने वाला है। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ LIC का डायलॉग होता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कानून आपके साथ हमेशा रहेगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। सर अब हमारे देश में बहुत सारी फिल्में बनी, बहुत सारी बनती है, नहीं बनती है, बहुत सारी फिल्में बनती है। और हमें मजेदार बात यह है कि मुझे, है ना, मुझे लॉ सब्जेक्ट इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे बचपन से ऐसी फिल्में देखने का बड़ा शौक है। मैं हॉल में ऐसी पिक्चरें देखने नहीं जाता कि भैया ए अंजलि कुछ होता है क्या भाई है कि नहीं बात, है ना। 2.5 किलो का आता दोस्तों, एक बार बढ़ गया ना आदमी उठता नहीं, सनी देओल आता मेरे अंदर। तो इसलिए ना, है ना, बच्चे बाहर कहते हैं सर एक बार बता दो सनी देओल कर दो। मैंने कहा भाई वो क्लास में अपने आप आता है, आत्मा अपने आप आ जाती है मेरे अंदर। तो ऐसी पिक्चर है कि मुझे शौक नहीं था बचपन से मुझे शौक था कि भैया एक बार आई थी गोविंदा की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, वो वकील होता है उसमें, है ना, जॉली LB 1, जॉली LB 2, है ना। और उससे पहले पुराने जमाने की शायद तुमने पिक्चर ना देखी, पर मैंने पुराने जमाने के लॉ की बहुत सारी पिक्चर देख रखी है। एक सबसे सुपर हिट पिक्चर है, इंडिया में नहीं चली, वो फॉरेन का कॉन्सेप्ट था, एक आखिरी फैसला, यूट्यूब पे मिलेगी तुम्हें, टाइम पास करने के लिए संडे में देख लेना। एक कमरे में पूरी पिक्चर खत्म, एक कमरे में कोई सीन नहीं है कमरे के अलावा,
उसमें ये दिखाते हैं पुराने जमाने का लॉ सिस्टम है, देखना जरूर उसको। 2 घंटे की सर। हाँ 2 घंटे की होगी वो। पुराने जमाने का लॉ सिस्टम है ना। इंग्लिश मूवी थी 1952 की 12 एंग्री मैन, उसका रीमेक बनाया 1986-85 में इंडिया में, एक आखिरी फैसला। पुराने जमाने में लॉ का सिस्टम ज्यूरी सिस्टम होता था। किसी ने अपराध किया तो शहर के 10-12 बड़े बड़े दिमाग वाले लोग चुन लिए, जैसे एक चुन लिए सूर्यवंशम बच्चन साहब, और भैया लाई मैं तो छोड़ो होते जा सकता है ना, बच्चन साहब आ गए। तो आ गए सूर्यवंशम, देखिए ना यस सर। वो जहर वाली खीर, जहर वाली खीर ना वो, ये तो सर वो चुन लिए है कि नहीं बात। अब भैया मान लो पराग से नोएडा पढ़ा रहे हैं तो भैया सर को चुन लिया, ठीक है, नोएडा के गवर्नर को चुन लिया, ऐसे शहर के बड़े बड़े लोग चुन लिए। वकील नहीं होते थे, जज नहीं होते थे, वो पहले वो फैसला करते थे कि हाँ भाई ये चोर है या इसने मर्डर किया नहीं किया। उनके फैसले के बाद उस अपराधी को अपराधी घोषित किया जाता था। शायद ऐसी पिक्चर रुस्तम में भी थी, अक्षय कुमार वाली आई थी, रुस्तम में वो ज्यूरी बिठाते हैं, तो उस टाइम पे ज्यूरी सिस्टम था वो शायद गलत था। जिसको कानून की नॉलेज नहीं, जो जज नहीं, वो लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो एक कमरे में वो डिसाइड करते हैं, बहुत अच्छी पिक्चर है, एक कमरे में वो डिसाइड करते हैं कि ये बंदा चोर है, ये बंदा मर्डर, इसने मर्डर किया या नहीं किया। तो फिल्म का नाम है एक आखिरी फैसला, एक रुका हुआ फैसला। सर आजकल भी तो गांव में पंचायत बैठता है सर। हाँ वो लॉ का डिसीजन नहीं लेते पंचायत तो अपने उसका डिसीजन लेते हैं। सुन मेरी बात, तो ऐसे देख लेना, ग्रुप पे डाल दूंगा तुम्हें एक रुका हुआ फैसला। तो बचपन से मुझे कैसे होता लॉ की पिक्चर देखने का, तो इसलिए मैं जब लॉ पढ़ाना शुरू किया तो उसकी बहुत सारी क्लिप्स या इधर उधर फिल्मों की बहुत सारी क्लिप्स मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब ये बताओ जितनी भी तुमने फिल्में देखी, जैसे मान लो हमने यही देखी, 125 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में सिर्फ 21,000 जज हैं। 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। लेकिन फिर भी जब कभी इस देश में दो लोगों के बीच किसी बात पे कोई विवाद होता है तो आदमी एक दूसरे से क्या कहता है? क्या कहता है? मैंने सारा केस पढ़ा, ये देखो क्या लिखा है ना। लेकिन हम कहावत क्या सुनते हैं, अंधा होता है ना, राइट। मैंने सारा केस पढ़ा, बड़ी बेइंसाफी हुई उसके साथ। तू जा और जाके सच को साबित कर दे। केस से जुड़ी हुई कोई भी डिटेल बाहर लीक नहीं होना चाहिए। सच्चाई की बहुत नजदीक हो। कोर्ट में गवाही देंगे तो सच भी साबित हो जाएगा। सच कैसे साबित होगा? कोर्ट में गवाही देंगे। पेप्सी और प्रमोद अपना फार्मूला बताते नहीं तो निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। दीमक है जनाब, ये दीमक है, खोखला कर देगा सारे सिस्टम को और पता भी नहीं चलेगा। कुछ तो लिहाज करो मेरे माथुर साहब, कुछ तो लिहाज करो देश का। वैसे तो हिंसावादी इंसान हूँ, लेकिन एक बार ना लॉ कॉलेज में एक 6 फुट 8 इंच के लौंडे ने मुझसे बदतमीजी से बात की थी। माँ कसम या कान के नीचे घुसड़ मारा था, उठा नहीं 22 दिन तक बिस्तर से। तो आदमी एक दूसरे से क्या कहता है? आई विल सी यू इन कोर्ट। मुद्दे की बात है ये कि भैया आज भी अगर लड़ाई होती है ना, आज भी अगर लड़ाई होती है, मान लो तुमने और मैंने, मुझे लगा पिक्चर में तुम्हें लगा पूरी पिक्चर चलेगी 3 घंटे बच जाएंगे, है ना, मजा आ रहा है, बस लाइट और बंद कर दो, है ना। तो आज भी अगर लड़ाई होती है एक दूसरे से तो लोग बात क्या कहते हैं? ये बोलते हैं ना। अब ये जो हमने पिक्चर देखी या जितनी भी हमने आज तक बॉलीवुड की पिक्चर देखी, ये सारी की सारी मूवी एक पैटर्न पर बेस है। बताओ किस पैटर्न पर बेस है? सारी की सारी मूवी एक कोर्ट पर बेस है। जिस कोर्ट में ये खड़े हैं उस कोर्ट को क्या बोलते हैं? उस कोर्ट को क्या बोलेंगे सर? सर उस कोर्ट को बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट। क्या बोलते हैं? यानी कि जितनी भी, बड़ी अजीब सी बात है, जितनी भी लॉ की फिल्में हैं, है ना, जितनी भी लॉ की फिल्में हैं वो सब किसके ऊपर बेस्ड है सर? क्रिमिनल कोड के ऊपर बेस्ड है, क्रिमिनल कोड के ऊपर बेस्ड है, राइट।
अब सर बात आती है सर ये सारी चीजें अगर क्रिमिनल कोड के ऊपर बेस्ड हैं और इनके ऊपर जो भी लॉ लगाया गया है या इनके ऊपर जो भी कानून लगा गया है वो कानून कौन सा है? वो कानून है क्रिमिनल लॉ। कौन सा लॉ है सर? है ना, क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है। 8 डिग्री कर रखे सर आप। 8 डिग्री कर रखे। हाँ, तो कौन सा लॉ है सर? क्रिमिनल। तो भैया लॉ जो हमारा है वो है सर हमारा कौन सा लॉ? क्रिमिनल लॉ। यानी जितनी भी फिल्में बनी है वो आज तक किस पे बनी है सर? क्रिमिनल। ठीक है, क्रिमिनल लॉ के ऊपर बेस्ड है। यानी कि इंटरेस्ट तभी आता, मजा तभी आता जब आप क्या पढ़ते हैं सर? क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं। पर एक दुख की बात है कि हमारे सीए के कोर्स में क्या हमें क्रिमिनल लॉ पढ़ाया जाएगा? नो सर। मतलब तुम बस माथुर साहब से लड़ोगे, पेप्सी और माथुर किसी को फॉर्मूला नहीं बताता है, ठीक है, बंदूक ले घूम रहे हो तुम, नहीं है ना। अगर क्रिमिनल लॉयर बनना होगा हमें तो हमें क्या करनी पड़ेगी? एलएलबी करनी पड़ती है ना। और एलएलबी तो देखो नॉर्मल कहीं से यूनिवर्सिटी से कर लो तो मजा नहीं आता। एलएलबी के लिए जो करनी पड़ती है अगर टॉप कॉलेज से किया जाए तो क्या होता है? क्लैट के थ्रू करनी पड़ती है, जहाँ आपको बिल्कुल हाई लेवल के, है ना, राइट, केस आपको पता लगता है कि यहाँ पे दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। तो मेरा कजन बता रहे वो एलएलबी कर रहा है, इंडिया के टॉप 2 यूनिवर्सिटी से कर रहा है, शायद एलएलबी इंदौर से। क्लैट का उसने, है ना, टॉप 5 में रैंक आई थी। जिस इंटर्नशिप में जिस क्रिमिनल लॉयर के अंदर अलग अलग लॉयर के अंदर ट्रेनिंग होती है, जिस इंटर्नशिप में क्रिमिनल लॉयर के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है, उनके पास रिसेंट केस पता क्या है? उनका एक क्लाइंट दुबई गया, है ना, अपने 20 बच्चों के साथ। अब क्योंकि वो बिजनेस क्लास में गए थे, है ना, क्योंकि थोड़े से हाई मतलब अमीर वाले टाइप के लोग हुए, तो बिजनेस क्लास में गए, बगल में उनके शेख मिला, शेख से दोस्ती हो गई फ्लाइट में। शेख के साथ वो 15 दिन वहां पे, मतलब शेख ने उनकी बड़ी खातिरदारी करी, घूमे फिरे, है ना। जिस दिन उन्हें इंडिया वापस आना था, शेख ने स्पेशली उनके लिए डिनर रखा, पूरे परिवार के लिए, राइट। और डिनर के बाद जब वो वहां से बाहर आए तो उनकी वाइफ उनके घर से गायब हो गई। वाइफ को उठाया। अब वहां वो जो शेख था वो किसी हाई लेवल पे होगा, उसने वो सारे सबूत वहां मिटा दिए, रियल केस बता रहा हूं, उसने सारे सबूत वहां मिटा दिए। इस किस बात की कि जब ये यहाँ पे बंदा आया तो सिर्फ मुझसे मिला, मैं इसकी वाइफ से आज तक नहीं मिला। सिर्फ वाइफ के सबूत के नाम पर सिर्फ एक क्या है? टिकट है उनके पास कि इंडिया से दुबई का टिकट कराया भाई साहब ने फैमिली का, जिसमें खुद थे, वाइफ थे और बच्चे थे, रिटर्न का टिकट भी है। लेकिन शेख ने सारे सबूत, सीसीटीवी कैमरे, सब किसी जगह ये नहीं आ रहा कि वो उसके घर पे आई थी। उन्होंने बोला मेरे को इससे दोस्ती हुई, मुझे फ्लाइट में मिला ये और मैं इसके साथ रहा, मुझे पता ही नहीं इसकी वाइफ है भी नहीं है। तो भाई ऐसा हो जाता है, और रियल लाइफ केस है। अब क्या ये केस तुम्हें कहीं पढ़ने के लिए मिलेगा? मतलब तुमने किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से केस कर लिया, प्रैक्टिकल इंटेंट नहीं मिलेगी, ये से हाई लेवल। अब देखो उसको लड़ना कैसे है? तो जिस वकील के पास आ गया भाई सबूत नहीं, तो उसके लिए दुबई इंटरनेशनल लेवल पे लड़ना होगा। तो बड़े बड़े जो हमारे देश के वकील होते हैं, है ना, जैसे तुमने नाम सुना होगा राम जेठमलानी, अब तो नहीं रहे दुनिया में, तो वो इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर थे, है कि नहीं बात? लाखों करोड़ों करोड़ रुपए एक हियरिंग के लेते थे। मतलब कोर्ट जाने की फीस 50 लाख रुपए, जैसे माथुर साहब कहते हैं ना उस पिक्चर में, 50 लाख का पैकेज, 25 लाख का पैकेज, करोड़ों करोड़ रुपए की फीस। चाहे कोर्ट आपकी सुनवाई करे ना करे, मैं अगर कोर्ट जाऊंगा तो मेरी 50 लाख रुपए की हियरिंग फीस है। उनको अफोर्ड ही, मतलब हाई लेवल के लोग कर सकते हैं, अंबानी अडानी के लोग ही कर सकते हैं, तो उनको है ना, तो उनको कोई हायर नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे वकीलों के अंदर ट्रेनिंग को तो मजा आता है। तो वो मजा क्रिमिनल लॉयर बनने का तभी जब क्लैट की। अब आती है तुम्हारी मेरी बात, है ना। क्लैट का तो अलग मुद्दा होगा, फिर तुम फील्ड 11 से, वो 10 के 11 से शुरू हो जाती है तैयारी उसकी, है ना, कि वो जो मेरा कजन बताओ 11 से पढ़ रहा था क्लैट की कोचिंग वगैरह ये सब चीजें, है ना। तो फोकस पहले रहता है कि भाई मुझे ये करना है। अपन लोगों का फोकस है मैं सी करना है तो सी करना है, उसका फोकस है क्लैट करना है, तो आज वो टॉप, है ना, तो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में क्लैट कर, उसके अलग अलग इंटर्नशिप के अलग अलग, क्रिमिनल लॉयर का ये हो गया वो हो गया। मेरे पास ऐसे लॉयर कानूनी बहुत सारी कहानी भी जो सुनाऊंगा तुम्हें, है ना, मजा आ जाएगा तुम्हें कि यार देश में ऐसा भी होता है, मतलब कानून से ऐसा भी हुआ है, ठीक है। अब बात आई तुम्हारी मेरी। अब जब तुम और मैं आए तो तुम्हारा मेरा जो एक तरीके से कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारा मेरा जो सौदा है, तुम्हारा मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारी मेरी जो डील है आम आदमी की भाषा में, वो पढ़ाने की है। यस सर। पढ़ाने की है कि नहीं? अब बताओ तुम सबने फीस दे दी कि नहीं दे दी? यस सर। फीस भर दी, है ना। मैं आया करके चला गया, राइट। तुम कह सर ये क्या हुआ?
ये तो मिमिक्री टाइप चली, क्लास में कुछ पढ़ाया नहीं, तुमने कहा चलो कोई बात नहीं, पहली क्लास में से ऐसे करते होंगे, है ना, माहौल खोल का करने के लिए। 2-4 दिन तक मैंने पढ़ाया नहीं, फिर मैंने पढ़ाना भी बंद कर दिया। अब तुम क्या करोगे बताओ? मुझे पता क्या बोला, ये बोलेगा कोचिंग के नीचे मिल जाना। भाई पिछले बैच के बच्चे ने एक बोल दी थी ये बात, सर नहीं पढ़ाओगे? मैंने कहा नहीं पढ़ाऊंगा, मिलना कोचिंग के है ना। मतलब विद्याघर एक मंदिर है, मंदिर में हाथ नहीं टेकेंगे, पार्क में ले जाएंगे मुंह पे कपड़ा बांध के, पार्क में सर, है ना। अब ये बताओ कि भाई अभी मैं तुम्हें, अब एक बालक बोल रहा है कि कोचिंग के बाहर मिल जाना है, क्या सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? मैं तो यूपी के हिसाब से तो सही है, यूपी में तो हम यही बोलते हैं, यूपी में तो कानून बाद में झगड़े पहले हैं। लेकिन फिर भी जॉली एलएलबी भैया ने क्या बताया हमें, चाहे 21,000 जज हो, मात्र कितने जज हो? 21,000 जज हो, और 3 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग हो, तब भी आदमी एक दूसरे से लड़ता है तो क्या बोलता है? आई विल सी यू इन कोर्ट, आई विल सी यू आउटसाइड कोचिंग नहीं बोलना। क्या बोलना? आई विल सी यू इन कोर्ट। अब तुमने कहा सर ठीक है हम कोर्ट पे घसीटेंगे, है ना। तो जब भी एक बात ध्यान रखना, जब भी हम आज के बाद कानून की बात करेंगे, कानून के बारे में पढ़ेंगे, तो हम कौन लोग हैं? हम क्रिमिनल है क्या? नहीं सर, हम सभ्य लोग हैं, सभ्य अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं। तो हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कोचिंग के बाहर मिल जाना, देख लेंगे तुझे, है ना। धमकी की बातें नहीं करनी। कैसी बातें करनी है? बस हमें यही डायलॉग याद रखना है, सर आई विल सी यू इन कोर्ट। सर ये डायलॉग याद रखना है, हमें सी यू इन कोर्ट। हमें उल्टी सीधी बातें नहीं करनी, गलत बातें नहीं करनी। कोचिंग के बाहर मिल जाना, यहाँ देख लेंगे, वहां देख लेंगे, है ना। आपके गाड़ी के टायर खोल के ले जाएंगे, है ना, फीस तो वैसे वसूल ही लेंगे, शीशा तोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, पूरी गाड़ी बेच देंगे तो सबकी फीस वसूल हो जाएंगे, लॉ की फीस तो वसूल हो जाएगी। तो भैया ऐसे गाड़ी उठा के मत ले जाना यार, है ना। पता नहीं नीचे के तुम गाड़ी ले गए, भैया बच्चे ले गए, सीसीटीवी कैमरे आ रहा, बच्चे ले गए फाउंडेशन के। तो भैया ऐसे काम नहीं करने। काम कैसे करने? लीगल काम करने। अब क्योंकि आप सबने ये माना कि हम सब क्या है? सभ्य है कि नहीं? जी सर। तो जिस कोर्ट का सहारा आप लोगे, जिस कोर्ट का सहारा आप लोगे, जिस लॉ का सहारा आप लोगे, वो लॉ और वो कोर्ट कौन सी होगी ना? वो होगी सिविल कोर्ट। कौन सी कोर्ट होगी भैया? सिविल कोर्ट होगी। और जिस लॉ का सहारा आप लोगे, वो लॉ कौन सा होगा? सिविल लॉ। क्योंकि सिविल का मतलब पता क्या होता है? सब। सिविल का मतलब होता है सब, है ना। हिंदी की थोड़ी सी कम समझ में आएगी, काफी बच्चे तो लिख नहीं पाते, कम से कम लिखने की कोशिश तो करता हूं, है ना। तो हम क्योंकि कानून की नजरों में हम सब क्या है? सभ्य है। इसलिए हमें क्या बोला जाता है? सिविलियंस बोलते हैं ना हमें, वी आर सिविलियंस। तो सिविलियंस को अगर मैं डिफाइन करूं तो हम वो सभ्य नागरिक हैं इंडिया के, जो कभी भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होता, विश्वास नहीं रखते। इसलिए अब ये बताओ, अब सभ्य लोग पता क्या बोल रहे? सभ्य लोग बोल रहे हैं हमारे साथ गलत होगा, हम क्या करें? आप तो कह रहे लड़ो मत। सामने वाले ने, अगर मैं आपको अकाउंटिंग टर्म में बोलूं और मैंने आपके पैसे नहीं लौटाए, पढ़ाई तो भाई क्या मुश्किल है? पढ़ाई ना तो क्या बोलोगे? पैसे लौटा दो। अगर पैसे नहीं लौटाए तो मैं अकाउंटिंग टर्म में मैंने आपके क्या कर दिए? बैड डेट कर दिया ना अकाउंट टर्म में, कि भैया तुमने मुझे एडवांस दिया, मैंने एडवांस लौटाया नहीं, तो एक तरीके से तुम्हारे क्या हो गए? एक तरीके से बैड डेट हो गए। यानी एक तरीके से कैसा पैसा जो तुम्हें वापस नहीं मिला वो तुम्हारा बैड हो गया, बैड एडवांस हो गया, बैड लोन कह दो, कुछ भी ऐसे कह सकते हैं ना, राइट। बैड एडवांसेस हो गए आपके, पैसा नहीं मिला। अब किसी के पैसे मारने का क्राइम होता है। अब ये जानने के लिए कोई चीज क्राइम होती है नहीं होती, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कौन सा लॉ? क्रिमिनल लॉ ना, सिविल लॉ नहीं। अरे मुन्ना, क्रिमिनल है ना, क्या पढ़ना पड़ेगा? मुन्ना मुन्नी होश में हो कि नहीं? अगर कोई चीज क्राइम है कि नहीं तो क्या पढ़ना पड़ेगा? क्रिमिनल लॉ पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, है ना। धारा आईपीसी 308 के तहत तुम्हें फांसी की सजा होती है ना। धारा 302 के तहत तुम्हें उम्र कैद की सजा होती है। तो जज जब बोला करता था फिल्मों में धारा 302, धारा 308, ये धारा क्या होती है? ना, धारा होता है सेक्शन। यानी कि लॉ में अगर कोई बात लिखी होती है तो वो सेक्शंस में लिखी होती है। तुम्हारी किताबों में कोई बात लिखी होती है तो चैप्टर्स में और यूनिट्स में लिखी होती है। और संविधान में अगर कोई बात लिखी होती है, संविधान में, तो वो आर्टिकल्स में लिखी होती है ना। आर्टिकल में संविधान, आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद, और सेक्शंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? धारा। यानी कि लॉ में कोई भी बात अगर कही जाएगी तो वो ना यूनिट्स में कही जाएगी, ना वो चैप्टर्स में कही जाएगी, ना वो पैराग्राफ में कही जाएगी, ना कंटेंट, है ना। उसका एक ही तरीका होगा बोलने का, धारा। कि भैया इस धारा में ये बात लिखी है कि अगर कोई भैया क्राइम करता है, मर्डर करता है, तो 302 के तहत क्या हो जाएगी? उम्र कैद हो जाएगी, या 308 के तहत क्या हो जाएगी? फांसी हो जाएगी, है कि नहीं बात?
तो वो धारा यानी कि सेक्शंस को डिफाइन किया जाता है लॉ के अंदर, यानी लॉ को समझाने का, लॉ को लिखने का एक पैटर्न होता है, दैट पैटर्न इज इन सेक्शन। ठीक है, तो आईपीसी पढ़ना पड़ता है। यानी कि बैड डेट, मुझे बताओ क्या बैड डेट कोई क्राइम हो गया? अब क्राइम है कि नहीं, क्या पढ़ना पड़ेगा? आईपीसी क्रिमिनल लॉ पढ़ना पड़ेगा, क्रिमिनल लॉ में पढ़ना नहीं है ना। तो जब तक हम पढ़ते हैं, जब तक उस बात को हम अपनी तरफ से क्या बोलेंगे, नहीं जानते, फिर आप तो हवा में बात कर रहे हो, है कि नहीं बात? तो खैर बैड डेट करना क्राइम नहीं होता। अब कई बार लोग सोचते हैं कि किसी का चाटा मार देना, जैसे वो जॉली एलपी बोल रहा था, एक बार मेरठ में पंगा हो गया था, मैंने यहाँ घुसंड मारा, उसको यहाँ उठा नहीं वो भाई गॉड। किसी को ऐसे मारना, चाटा मारना, मुक्का मारना क्राइम है या नहीं है? पापा ने तुम्हारे खूब बजाए हैं, पापा तो क्रिमिनल हो गए। क्राइम नहीं है तो उसके लिए तो लॉ पढ़ना पड़ेगा। अब तो तुम ये कह रहे क्राइम नहीं है, किसी के बजा दिए तुमने, मुक्के बजा दिए, अब पुलिस केस बनेगा नहीं बनेगा? सर वो लीगल, यानी कि पापा मारते तो क्राइम नहीं है, वाह, है ना। पापा कूट सकते हैं, भाई बच्चों ने कूटा, तुमने कभी ना कभी तो खाया होगा, पापा से नहीं तो मम्मी से तो खाया ही होगा, सबने सर, है ना, राइट। ठीक है, चाटे खा ली पिताजी से, कई बार तो मम्मी वो बचपन वाला बैठ होता ना सबकी, कपड़े फूटने वाला तो मशीन नहीं होती थी बचपन में हमारे सर, बेलन से 80s 90s में। हाँ, तो मम्मी उसी बैट से हम खेल रहे हैं, उसी बैट से हम कुट भी रहे हैं, फिर क्या कि नहीं बात। तो बचपन में खूब ऐसे पिटाई हुई है, तो घर वाले पीट रहे हैं, क्या वो क्राइम है? तो आपको लग रहा है, आप अंदाजा लगा रहे हैं सर क्राइम नहीं है, अंदाजा लगाया ना, क्योंकि आपने क्या नहीं पढ़ा आज तक, लॉ नहीं पढ़ा, लॉ नहीं पढ़ा। अच्छा, अगर कोई और सड़क पे पीट दे, पापा की तरह ना हो तेरे में है, पीटने के बाद बोला तेरे बड़े भाई जैसे ही तो इसलिए पीट दिया, तो मान लोगे? भाई घर में बड़े भाई ने पीट दिया, चल ठीक है झेल लिया, बाहर वाला कूट के करे तेरे बड़े भैया जैसा ना हूं मैं, ठीक है, वो कह रहा भाई ये बहुत बढ़िया बात है, पहले पीट ले तेरे बड़े भाई जैसा। ठीक है, स्कूल में मास्टर जी मार रहे हैं, है ना, बच्चों ने हम भी पीटे, पीटी सर से तो हम पीटे ही है ना, राइट। तो भैया स्कूल में पीटी सर है, किसी ने, है ना, बचपन में हमारे चाटा वाटा मार दिया, तो वो भी क्राइम नहीं होता था, या गुरुजी हो गए चलो मार दिया, ठीक है। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस में किसी को पीटना क्राइम है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में किसी को पीटना क्राइम नहीं है। अब वो सर्कमस्टेंसेस कैसे होंगे, कैसे पता लगेगा? लॉ पढ़ेगा। यानी एक सिंपल सी बात, जब तक आप कानून का अध्ययन नहीं कर लेते, जब तक आप उसको गहराई से पढ़ नहीं लेते, तब तक आप सब हवाई बातें कर रहे हो, तब तक आपके पास कोई बेस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, खाली पुलाव, है ना। खाली क्या कर रहे हो आप? खाली पुलाव बना रहे हो आपकी। भैया पहले के बच्चे ने बोल दिया किसी को पीटना क्राइम है सर, जैसे मैंने बोला पापा को, पापा ने पीट दिया, तो कह रहे नहीं क्राइम नहीं है, पापा के ऊपर केस कर देंगे क्या, है कि नहीं बात? ठीक है, मम्मी ने पीट दिया, बड़े भाई ने पीट दिया, क्राइम नहीं है। लेकिन सड़क पे कोई बंदा कह रहा है बड़े भाई जैसा कूट दिया तुम्हें, ठीक है, तो शायद तुम उसे क्राइम मान लो, है कि नहीं बात, राइट। तो भैया किसी को मार पिटाई करना क्रिमिनल लॉ के तहत। एक बार किसी पार्टी में गोविंदा को शाहरुख खान ने चाटा मार दिया, पता नहीं किसी ने चाटा मार दिया, तो उसने केस किया 5 करोड़ की, इसे बोलते हैं मानहानि का दावा। हाँ ठीक है, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में है कि भाई आपने किसी सेलिब्रिटी का बड़े बाजार में आपने चाटा मार दिया, 5 करोड़ का उसने क्लेम किया, है कि नहीं बात। इसे हम बोलते हैं मानहानि का दावा, कि भाई किसी ने ऐसा बोल दिया तो मैं मानहानि का दावा करूंगा, राइट। तो भाई इस तरह की बातें करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा सर? क्रिमिनल लॉ पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है, हमें क्रिमिनल लॉ पढ़ना नहीं, हमें क्या पढ़ना है सर? सिविल लॉ। हमें सिविल कोर्ट में जाना है, क्योंकि बैड डेट क्राइम नहीं है। और बैड डेट अगर तुम मुझसे मांगोगे सर आपने फीस ले ली, पढ़ाया नहीं, हमारी फीस वापस करो, है कि नहीं बात, ठीक है, नारेबाजी करने लगे तो हमारी फीस वापस करो, हमारी फीस धरने बैठ गए तुम यही, ठीक है, फीस वापस नहीं तो कहां जाओगे? कोर्ट जाओगे। तो सबसे पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो क्राइम है या नहीं है। क्राइम नहीं है तो कौन सा कोर्ट चुनना पड़ेगा हमें? सिविल। मेरा बात, तो इसका मतलब क्या है? सबसे बेसिक बात, इन इंडिया वी हैव डिफाइंड द लॉ इन 2 पार्ट्स, वन इज क्रिमिनल लॉ, अनदर इज सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ उन लोगों के लिए जो क्राइम करते हैं। अब क्राइम करने वाला, है ना, राइट, कैसे क्राइम करता है, क्या क्राइम करता है, ये डिफाइन है। कुछ अंदाजा हम लगा लेते हैं, भाई किसी ने किडनैप कर लिया, या क्रिमिनल लॉ में लिखा होगा यार ये बात, है ना, किसी का भैया आपने मार पिटाई कर ली, ठीक है, कहीं आपने दंगे करा दिए, आत्महत्या, है ना, राइट, ये आत्महत्या वाली बातें ये हम पढ़ेंगे ना, बीच में आएगा। या फिर मैंने किसी को मर्डर की धमकी दे दी, सिद्धू मूसेवाला, है कि नहीं बात, हाँ, या सिद्धू मूसेवाला को मार दिया, तो ये हमें तो पता होगा क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है, क्योंकि सीधा इसमें आपका पुलिस केस बनता है जी। तो कुछ अंदाजा हमें है, लेकिन जब हम इसको एग्जैक्ट तभी बता पाएंगे जब हम उसे पढ़ लेंगे। ऐसे सिविल कोर्ट में जाने से पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि जो मैंने काम किया वो सिविल रॉन्ग है या नहीं। तो सिविल कोर्ट में जाने से पहले, जैसे बैड डेट क्या हुआ? सिविल रॉन्ग हुआ, है ना, समाज के लिए गलत, कि भैया मैं किसी के पैसे मार रहा हूं, बैड डेट कर रहा हूं, तो ये सब क्या है? सिविल रॉन्ग है। मैंने तुमसे डील करी, कॉन्ट्रैक्ट किया, तुमने अपना पार्ट पूरा कर दिया, मैं अपना पार्ट पूरा नहीं करा, तो ये क्या है? समाजी तौर पर गलत चीज है,
ठीक है, इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सिविल लॉ पढ़ना पड़ेगा। अब हम जब सिविल लॉ के अंदर घुसते हैं, बताओ, अपनी बात समझ में आ गई सर? सर मान लीजिए कोई कर्जा लिए मेरे से, हाँ, बैड डेट, वही बात होगी सिविल लॉ। बताओ, अपनी बात समझ में आई? बोलो, समझ गए सर? यस जोर से सर, बोलो, यस सर, हाँ, जोर से बोलो, जय माता दी के साथ साथ, समझ गए सर? जय माता दी। अब देखो, ये नोट्स तुम्हें मिल गए होंगे? नो सर, ए पुष्पा, ग्रुप पे डाले रे? सर ग्रुप बना ही नहीं सर, बना है ग्रुप तो? उसका तो ऐड ही तुम ऐड नहीं हो अभी, इसमें मुझे लग रहा है। सर ले लिया मैंने। ठीक है, तो कोई बात नहीं है ना, मिल जाएंगे, ग्रुप पे डाल दूंगा, राइट? तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नोट से पढ़ने का है, आईसीए की बुक से पढ़ने का नहीं है। होगा भी आईसीए, हाँ, आईसीए की बुक से अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? हर चैप्टर के एंड में कुछ क्या होंगे? क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस करने हैं। सर आप जो पीडीएफ दोगे उसकी हम वो निकलवा रहे हैं। हाँ, पीडीएफ दूंगा, अपना ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना है ना, कलर निकलवाना है ना, ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना है ना। अब सर, ये छोटी छोटी डिग्री है, कुछ सालों में इकट्ठी की है मैंने, छोटी है ना। और कोविड से पहले मैंने कई साल गाजियाबाद ब्रांच में पढ़ा, क्योंकि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, है ना, ये नोएडा है ना, नोएडा के पास ही गाजियाबाद है, तो गाजियाबाद ब्रांच में मैंने कई साल पढ़ाया है, ठीक है, वहां पे आईसीआई में, राइट? तो वहां पे मतलब में कितने साल लगे थे? सेमिनार वगैरह भी किए हैं। अभी करंटली पीएचडी चल रही है, पीएचडी मेरी चल रही है टैक्स में, होपफुली इस साल कंप्लीट हो जाएगी, है ना। सर सीए आए तो इंटरमीडिएट। हाँ, फिर उसके बाद मैंने पीएचडी शुरू कर दी थी टैक्स में, पीएचडी मेरी टैक्स में चल रही है ना। कितने साल लग गए थे सर ये करने में? ये सब करने में देखो, वैसे तो मेरी उम्र तुम्हारे से 5-6 साल ही बड़ी होगी, तुम 20 साल 5-6 साल ही लगे यार, हंस रहे हो, बताओ यार। अरे मैं संतूर से नहाता हूँ, मेरी तो जैसे मेरी उम्र का पता है, संतूर से उम्र है तो उतनी उम्र है, अपने से 5-6 साल और जोड़ लो आगे, है कि नहीं बात? जी सर। तो भैया, तो आ गया अमरीशपुरी। हाँ, अब बात आती है सर, सिविल लॉ में जब हम गए, सिविल लॉ में जब हम गए तो सिविल लॉ में, है ना, हमने बहुत सारे लॉ देखे। सिविल लॉ के पार्ट क्या है? ये सबसे पहला सिविल लॉ का पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट, है ना। सिविल लॉ का पार्ट है जो तुमने बचपन में पढ़ा है, पार्टनरशिप। अच्छा, पीएसआर डिफाइन नहीं है तो क्या करें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफाइन नहीं तो क्या करोगे? ना तो याद है? यस, इक्वल रेशियो। गजनी तो नहीं हो गए? नो सर। याद है ना? अच्छा, इक्वली बढ़ता है, ये बात कहाँ लिखी है? सर वो हाँ, कई बच्चों को लगता है अकाउंट्स में लिखी है ना भैया, अकाउंट में कुछ नहीं लिखा, अकाउंट में 2 बातें लिखी है, डेबिट गॉट्स कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये लिखा बस अकाउंट्स में। इक्वली बटेगा, ये क्या लिखी है बात? अगर रेशियो, अगर मैंने एडवांस दे रखा है तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा, डीड में कुछ नहीं लिखा, 6%। ये बात कहाँ लिखी है? लॉ में लिखी है। लॉ में कहाँ लिखी है? पार्टनरशिप अकाउंट्स में लिखी, ठीक है, राइट। तो ऐसे जैसे मैं मैंने तुम्हें एग्जांपल दी कि मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया, तुमसे डील करी, कॉन्ट्रैक्ट को आम आदमी क्या बोलता है? डील, है ना। दिल की डील, स्नैप डील, ऐसी है ना कॉन्ट्रैक्ट की डील। तो डील जो आप आम आदमी बोलता है उसे क्या बोलते हैं? कानूनी भाषा में उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वही पढ़ना है ना। तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुमने फीस नहीं दी, तुमने मुझे फीस दी थी, मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी करी। ये धोखाधड़ी क्राइम नहीं है, धोखाधड़ी क्या है? सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग है तो हमें सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। तो सिविल कोर्ट का हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिविल कोर्ट में, सिविल लॉ में क्या आता है? पार्टनरशिप आती है। तुमने कंपनी लॉ भी पढ़ा होगा, यानी कंपनी एक्ट के हिसाब से तुमने कंपनी अकाउंटिंग पढ़ी होगी। अच्छा, कॉल्स इन एरियर हो गया तो क्या होता है? नहीं, कॉल्स इन एरियर तो शेयर से क्या करते हैं? फोरफिट कर लेते हैं, फोरफिट करके फिर रीइश्यू कर देते हैं। एंट्री रेट रखी है तुमने, है ना, कैपिटल टू शेयर ऐसे कुछ करके एंट्री डाली होगी, है ना, राइट। हाँ, अब तुमने एंट्री रेट ली। अच्छा, ये बात कहाँ लिखी है कि अगर मुझे कॉल से हो गया तो मुझे क्या कहते हैं? शेयर को फोरफिट कर देना है। लॉ में ये बात कहाँ लिखी है? लॉ में बताओ। कंपनीज एक्ट में सर, ये बात लिखी है कंपनीज एक्ट में। कहाँ पे लिखी है? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में लिखी है, ठीक है। एक बार वो वाला बटन ऑफ करके ऑन करना। हाँ, यही वाला धोखा दे रहा है पहले ऑफ करो। सर, लाइट धोखा दे रहा हूँ। I will see it in court. और ऑफ करके पहले ऑफ रखो, पहले ऑफ रखो, अब ऑन करो, ठीक है। तो ये बात कहाँ लिखी है सर? कंपनीज एक्ट में सर, राइट। तो इसका मतलब क्या है? जो हम अकाउंट से पढ़ते हैं उसका जो बेस है, जो हम अकाउंट से पढ़ते हैं उसका जो बेस है वो कहाँ मिलेगा हमें? लॉ में मिलता है। यानी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस भी, अकाउंटिंग एंट्रीज भी किसके ऊपर बेस्ड है सर? लॉ के ऊपर बेस्ड है ना।
इन अकाउंट वाले भैया को बताना पड़ेगा, लॉ के हिसाब से चलते हो आप। है कि नहीं बात? राइट, सही बात है कि नहीं? तो हमें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है डील के बारे में, हमें पार्टनरशिप एक्ट के बारे में डिटेल पढ़ना है जो तुम 12th में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो। फिर हमें क्या पढ़ना है? कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ना है। फिर एक और चीज जो हमें इस लेवल पे पढ़ाई जाती है वो ये पढ़ाई जाती है, सर हम बचपन से 55 तक आज तक क्या करते हैं? सामान खरीदते आए हैं। सामान खरीदते आए नहीं आए हो? है ना? और तुमने 12th में इसके बारे में कुछ कंज्यूमर कोर्ट का चैप्टर भी पढ़ा होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, है ना? कंज्यूमर कोर्ट के बारे में पढ़ा होगा। यानी कंज्यूमर कोर्ट कहते हैं सामान के ऊपर क्या होगा? कर लगना, है ना? राइट। अब सामान के ऊपर कंज्यूमर कोर्ट जाओगे, सामान से रिलेटेड जो भी चीजें होती है जो बचपन से आप करते आए हो कि भैया सामान घर ले गए, तुम दूध का पैकेट घर ले गए, दूध फटा हुआ निकला, वापस ले गए, दुकानदार ये थोड़ी बोलेगा अरे पनीर बन गया, पनीर यार पनीर का रेट दूध का रेट है, पनीर बना तो ले लोगे पनीर? भले ही दूध फट जाए तो घर में मम्मी पनीर बना लेती है, भैया होता नहीं होता है घर में, है ना? राइट। पर दूध वाला वो बोल रहा है दुकानदार कि अरे पनीर है भैया, तो ले जाओगे उससे? लड़ोगे नहीं लड़ोगे? ये बात कहाँ लिखी है? ये बात लॉ में लिखी है, पता कौन सा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये सब दूध फटने वाला, हाँ, इस तरह का एग्जाम्पल कि ऐसा है तो दुकानदार की जिम्मेदारी है और आपका राइट है कि आप क्या करोगे? सोगा, है ना? सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर केस कर सकते हो और आप उसको वापस, है ना, सामान कर सकते हो। ऐसे एक और ऐड देखा होगा तुमने, जागो ग्राहक जागो, यस सर, है ना? एमआरपी देख के खरीदे, एक्सपायरी डेट से बोला नहीं, ये सारे राइट ड्यूटी जो हम कंज्यूमर एक्ट में पढ़ते थे यही हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट में भी पढ़ेंगे कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट आपकी कैसे सहायता करेगा। गुड से रिलेटेड सारी बातें गुड से रिलेटेड होंगी। फिर भैया पार्टनरशिप तो बहुत पुराना हो गया मम्मी, फिर एक बच्चा आया LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप का ये क्या है? बालक है, बच्चा। मम्मी आई थी 1932 में, बच्चा आया 2008 में। समझ में आई ना बात? यानी कि पार्टनरशिप में कुछ दिक्कतें थी 9 महीने, लेकिन पार्टनरशिप को डिलीट नहीं किया। पार्टनरशिप में कुछ दिक्कतें थी, पार्टनरशिप को डिलीट नहीं किया, उसके बिहाफ पे एक छोटा सा उसका एक बालक जैसा बना दिया, उसमें पार्टनरशिप की कुछ दिक्कतों को दूर कर दिया, है ना? और उसका क्या नाम रखा? लिमिटेड लायबिलिटी। समझ में आएगी बात क्या चक्कर है? इसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड। सिर्फ बेसिक डिफरेंस में बताता हूं, अगर पार्टनरशिप में लॉस हो गया 1932 वाले में, मम्मी को लॉस हो गया, पिताजी को लॉस हो गया, तो डैडी मम्मी पैसा कहां से देंगे? घर से देंगे, देंगे? अनलिमिटेड लायबिलिटी। यस सर, घर के बर्तन बिकेंगे। हाँ बिल्कुल सही, घर के बर्तन, बीवी के गहने, बच्चों के खिलौने, बच्चों नहीं बेचने, बच्चों के खिलौने बिकेंगे नहीं बिकेंगे? टीवी, फ्रिज, कूलर। हाँ, तो भैया 1932 यही कहता है कि अगर आउटसाइडर की लायबिलिटी नहीं चुकी तो घर के बर्तन बिकेंगे। LLP पता क्या बोलता है? लिमिटेड लायबिलिटी, कि अगर आउटसाइडर का पैसा नहीं चुकाया तो घर के बर्तन नहीं बिकेंगे, बीवी के गहने, बच्चे खिलौने और बच्चे नहीं बेचने, है कि नहीं बात? इसलिए लोग बात क्या करते हैं, अब पार्टनरशिप की जगह क्या खोलते हैं? LLP। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन। तो ये हमारे 5 के 5 एक्ट है ना, ये 5 के 5 लॉ, ये किसके किसके अंडर आते हैं? सिविल लॉ। सिविल लॉ के अंडर आते हैं। किसके अंडर आते हैं? सिविल लॉ के अंडर आते हैं। और इसके अलावा और भी हैं, जैसे हमारा नेगोशिएबल एक्ट है, और भी और सारे एक्ट है, इन सभी को बोला जाता है मर्केंटाइल लॉ। हमारे टॉपिक का नाम भी क्या है, मतलब हमारी बुक का नाम भी क्या है? मर्केंटाइल लॉ, और इसी को बोला जाता है बिजनेस लॉ। यानी कि अभी एक बात देखो, अब इन सभी को अगर तुम गौर से देखो तो ये सभी के सभी कानून किस चीज में मदद कर रहे हैं? तुम्हें बिजनेस करने में मदद कर रहे हैं। कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, डील किया तो क्या करना है, पार्टनरशिप के बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हें ये करना है, कंपनी एक्ट के साथ अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हें ये करना है, सामान बेचो तो ये करना है, LLP के थ्रू बिजनेस करो तो तुम्हें ये करना है। इन सभी को खोल के मैं चैरिटी तो करूंगा नहीं, नो सर, है कि नहीं बात? पार्टनरशिप खोली तो चैरिटी थोड़ी करूंगा मैं, नो सर, बीइंग ह्यूमन, सलमान खान की तरह बीइंग ह्यूमन बना दूंगा, लोगों का भला करूंगा, भला तो नहीं कर रहा ना, क्या करूंगा? बिग बिजी बिजनेस, बिजनेस करूंगा। कंपनी अगर खोलूंगा तो चैरिटी नहीं कर रहा, मैं क्या करूंगा? 99.99% लोग कंपनी खोलते क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए। सामान खरीदा है, बेचा है ना, राइट? तो जो दुकानदार है वो बिजनेस करके बेच ही तो रहा है, फ्री में सामान थोड़ी बांट रहा है। अगर फ्री में सामान बांट भी रहा तो दूध घर पे लाया फट गया तो उससे लड़ते थोड़ी, फ्री में दे रहा था कम से कम ढंग की चीज तो दे दे, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना, राइट? ठीक है, हाँ। LLP से भी क्या करोगे आप? लिमिट करोगे। अब इन सभी कानून को हम बिजनेस लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सभी कानून मेरी सहायता करते हैं क्या करने में? बिजनेस सिस्टम, बिजनेस करने में। अब ये बताओ, जो बिजनेसमैन है उसको हम क्या बोलते हैं? मर्चेंट। मर्चेंट बोलते नहीं बोलते? व्यापारी। इसलिए व्यापारी को मर्चेंट बोलते हैं। और मर्चेंट क्या करता है? व्यापार चलाता है। व्यापार चलाने के लिए जिस लॉ की सहायता, जिस लॉ की जरूरत होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? मर्चेंट को
व्यापार चलाने में सहायता करने वाले लॉ इज कॉल्ड मर्केंटाइल लॉ। ठीक है ना, इसलिए इसको बिजनेस लॉ भी बोलते हैं, इसलिए इसको मर्केंटाइल लॉ भी बोलते हैं, और इसीलिए इसको आप दूसरे नाम ट्रेड लॉज भी बोल सकते हो। ट्रेड, हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो इसे आप ट्रेड लॉ भी बोल सकते हो। अब हमारी जो बुक है वो किस नाम से आ रही है, बिजनेस लॉ के नाम से आ रही है। इससे पहले जो बुक मिलती थी वो मर्केंटाइल लॉ के नाम से मिलती थी, है ना, पिछले 2-4 बैच से पहले देखोगे तो मर्केंटाइल लॉ के नाम से मिलती थी, नाम बदलता रहता, रिश्ता वही, रिश्ता वही है, सोच रही है, तुमने क्या कर दिया, नया नाम दे दिया। ठीक है ना, नया नाम दे दिया। इस प्यार को क्या नाम दूं, नया नाम दूंगा, है कि नहीं बात, तो तुमने नया नाम दे दिया, कुछ नहीं। अब जो बच्चे कह रहे हैं सर क्या कहते हैं कोचिंग के बाहर मिल जाना, अब चाहे वो मर्केंटाइल लॉ में मुझसे लड़ना चाहते हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉ में मुझसे लड़ना चाहते हो, दोनों, यानी कि वो सिविल लॉ से लड़ना चाहते हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉ में। अमरीश पुरी ये बहुत बड़ी बात कह के चले गए, अब तो दुनिया में दामिनी है। हाँ, दामिनी में, अरे भाई सिमरन को भी कह दिया था, तुम भी समझ लो। क्या ये अदालत है ना, कोई मंदिर दरगाह नहीं जहां पे मुरादें पूरी होंगी, धूप बत्ती जला दी, नारियल चढ़ा दिया, ना 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 ना, यानी कि यहां पर अगर आपको केस जीतना तो क्या चाहिए, सबूत और गवाह पेश किए जाते हैं, ठोस सबूत और गवाह पेश किए जाते हैं। यानी नारियल अगरबत्ती जलाने से नहीं होगा, यानी नारियल अगरबत्ती का कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे क्या है, इमोशंस, यानी इमोशंस। हम मंदिर में जा रहे हैं, भगवान से कुछ बात कर रहे थे, इमोशनली बात कर रहे हैं, यार ऐसा हो गया भगवान, है ना, ठीक है, जो 3 इडियट में दिखाते हैं, कल एग्जाम है ना, कर देना, दुआ पूरी कर देना, प्रसाद चढ़ाऊंगा, सर पीछे में भी है ना, हाँ, नाग देवता को दूध पिलाऊंगा, है ना, देखा होगा तुमने एग्जाम टाइम में। तो उन्होंने कहा इमोशंस पे बात नहीं करती है, मैं यहाँ पे इमोशंस पे क्यों नहीं बात करती, क्योंकि जज के सामने अगर आप रोगे, धूप बत्ती चढ़ाओगे, रोगे, तो इमोशंस से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किससे सर, सबूत। यानी तुम्हें सबूत, सबसे पहले तुम्हें मुझे क्या, तुम्हें कोर्ट के सामने क्या लिखना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। अच्छा बताओ सबूत क्या दोगे कि मैंने तुमसे फीस ली, तुम्हें पढ़ाया नहीं, बताओ क्या सबूत दोगे, रिसिप्ट देंगे सर, भैया रिसिप्ट संभाल के रख लीजिए, खासकर वो बच्चे संभाल के रख लीजिए जो क्या कैसे देंगे, कैश में, बाहर मिलेंगे, वही बात, जो कैश में देंगे, जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की है और इंस्टीट्यूट के खाते में पेमेंट की है, उनके पास तो पासबुक में एंट्री आ रही होगी और हमारे पास भी आ रही होगी, तो वहां से सबूत ले सकते हैं और ऑनलाइन चेक कर लो, बैंक थोड़ी झूठ बोलेगा। लेकिन जिन बालकों ने क्या दे दिया, कैश में दे दिया और स्लिप खो दी, तो फिर क्या सबूत है, फिर वहां रोने से कुछ नहीं होगा, जमीन पे लेट गए वहां पे, जैसे बच्चे मॉल में लेट जाते हैं, मम्मी मम्मी मम्मी, है कि नहीं बात, तो जमीन पे लेट रहे तो कुछ नहीं होगा, वहां जाके तुम्हें वहां सबूत, जज साहब कहेंगे भैया कानून अंधा होता है ना, राइट, तो आप तुम्हें पता लगी बात कि वो जो देवी है कानून की, तराजू लेके आंखों में पट्टी बांध के क्यों खड़ी है, कान पे पट्टी बंदी है, क्योंकि ना वो इमोशंस देखती ना वो इमोशन सुनती, उनके पास तो तराजू है, तोल देती है, सबूत का तुम्हारे और मेरे, जिसके सबूत का पलड़ा भारी हो जाएगा वो जीत जाएगा भाई, तोल देंगे। हाँ भाई, तो तराजू में 2 हिस्से हैं जी सर, एक हिस्से में तुम अपने सबूत रखोगे, एक हिस्से में अपने सबूत रखूंगा, जिसका पलड़ा भारी हो गया कानून की देवी उसके फेवर में केस दे देगी। जज को पता होता है, जॉली में कहता है ना कि जब कोई क्रिमिनल कोर्ट में आता है तो जज को पता होता है कि वो क्रिमिनल है, झूठ बोल रहा है। माथुर साहब को भी उन्होंने ये बोला, जब तुम आए तो मुझे पता था, है कि नहीं बात, कि क्रिमिनल कौन है, लेकिन फिर भी हाथ किससे बंधे हैं, कानून से बंधे, सबूत इकट्ठे होने चाहिए। अमरीश पुरी ने भी यही बोला, भैया सबूत और गवाह चाहिए, सबूत और गवाह के बेस पे ही क्या होगा, लॉ डिसाइड होगा और आपका केस डिसाइड होगा। तो इसलिए अपनी स्लिप संभाल के रख लेना, ऐसा नहीं मैं तो पढ़ाऊंगा नहीं, है ना, लेकिन फिर भी क्या करना, स्लिप संभाल के रख लेना, वही तो सबूत है। अब ऑनलाइन में भी आपने कोई महंगी चीज बताई तो वो क्या बोलते हैं कि भैया उसकी वीडियो बना लेना, है ना, पता लगा तुमने आईफोन मंगाया, अंदर निकली रिन सुप्रीम की टिक्की, 1 लाख रुपए की टिक्की है सर, ईंट भी मिल जाती है, हाँ कभी कभी ईंट मिल जाती है, बर्तन थोड़ी घिसोगे उससे, कपड़े थोड़ी घिसोगे। अब तुम कह रहे हो कि भैया मैं तो आईफोन मंगाया था, उसमें फोन मंगाया था, उसमें है ना उतने ही वेट की क्या निकली, ईंट, साबुन की टिक्की निकली, है ना, रिन सुप्रीम नहाने वाली साबुन, ठीक है, बर्तन धोने वाली साबुन। ये बताओ, अब अमेजोन वाला बोल रहा है मैंने तो फोन ही दिया था, तुम बोल रहे हो भैया इसमें साबुन निकली है, शक किस पे आया, सेल्समैन पे। सेल्समैन बोल रहा है भैया इन्होंने अपने सामने पैकेट खोला, मैंने खुला हुआ पैकेट थोड़ी दिया है, और इन्हें पता होना चाहिए खुली हुई चीज थोड़ी ले लोगे किसी से, है कि नहीं बात। अभी पानी है तो भाई पानी खुला हुआ थोड़ी ले लोगे, सील पैक होना चाहिए ना जी सर, इसके पैसे थोड़ी दोगे खुले पैकेट के, राइट। तो भैया सेल्समैन भी अपनी बात कह रहा है, अब फंस गया केस, अब फंस गया, गलती किसकी मानी जाएगी, ग्राहक की।
भाई तुझे सारे वो प्रिकॉशन लेने चाहिए, जाओ ग्राहक जाओ, क्यों लगता है, इसलिए लगता है भाई जाग ना, है कि नहीं बात। इसलिए सबूत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही ग्राहक बेचारा सच बोल रहा है, उसे रिन सुप्रीम की टिक्की मिली है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, सबूत नहीं है। इसलिए भैया अगर कोर्ट में मेरे खिलाफ जाना है, किसी खिलाफ भी जाना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबूत इकट्ठा करना। सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा, गवाह इकट्ठे करने पड़ेंगे, तभी वो बात प्रूफ होगी। अब ये जो डायलॉग है दोनों लॉ पे लगता है, चाहे आप सिविल लॉ पढ़ रहे हो और चाहे जीवन में कभी मौका लगे तो क्रिमिनल लॉ अगर पढ़ो, दोनों लॉ में कोई भी लॉ पढ़ोगे कॉमन बात है, सबूत के बिना क्या नहीं हो सकता, केस नहीं हो सकता। ठीक है, समझ के से इतनी बातें लॉ के बारे में। अब सर जब इतनी बातें कर ही ली है ना, ये तो अपना कोर्स है, अब इतनी बहुत बातें कर ही ली हैं, एक टिप है, घर पे पढ़ेंगे आराम से, ठीक है ना, राइट। यहां इसलिए लिख के दिया है, तुम्हारी जो रट्टा प्रवृत्ति है ना बहुत काम आएगी, क्योंकि रेंचो ने हमें एक बात बोली है, रेंचो क्या बोल गया 3 इडियट में कि रटने में बुराई नहीं है, समझ के रटने में है ना बुराई नहीं है, अगर आप समझ के रट रहे हो तो। चतुर क्या करता था, सर आप लिख तो हम रट लेंगे बस, बिना समझे स्पीच याद करी और वो थोड़ी बात, थोड़ी सी हो गया वो, ठीक है, समझ आई ना बात। तो भैया रट्टा प्रवृत्ति कोई बुराई नहीं, रेंचो भी बोल गया रट्टा प्रवृत्ति काम करेगी, थ्योरी सब्जेक्ट में काम करेगी, भाई रटना तो पड़ेगा, लॉ याद करने पड़ेंगे, लॉ के आपको सेक्शंस याद करने पड़ेंगे, है कि नहीं बात, लेकिन उसे कैसे याद करने पड़ेंगे, बोल समझ के याद करने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये वाला लॉ लगना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बोल के बचपन की बातें बोल के पढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ये सब बताऊंगा ये क्या होता है। अब बात आती है सर ये वाली कि लॉ होता क्या एक्चुअली, मतलब लॉ होता क्या, लॉ को डिफाइन कैसे करेंगे, है कि नहीं बात, लॉ को डिफाइन कैसे किया जाए। अच्छा बताओ घर में कौन कितने बजे तक लेट पहुंच सकता है, सर एटलीस्ट 10 साढ़े 10, है ना, तुम भी 10 में, आदमी 10 बजे तक, क्योंकि 10 बजे बाद मेरे घर वाले कहते हैं सब जल्दी उठते हैं, भैया 10 बजे के बाद ताले लग गए, जिनके साथ घूम रहा है उनके साथ सो जाइए दोस्त लोग घर में लेके नहीं जाते, है कि नहीं बात, तो 10 बजे घर वाले ताला लगाते हैं और सो जाते हैं, राइट। किसी क्या 10 से लेट, 10 से पहले, हाँ सर 10 एटलीस्ट होता है, 9 बजे, और कोई बालक 10 के बाद भी कहते हैं सर कोई दिक्कत नहीं अपने यहाँ, कितने बजे, बहुत सारे बालक सर हैं, अभी आजादी हम लोग को सर 11 साढ़े 11, वो कह रहा है सर 11:30 बजे तक जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, पापा बिजनेस करते हैं, हाँ देखा कह रहा तो जो जॉब वगैरह करते हैं उनके ये सिस्टम होता है, जो बिजनेस करते हैं उनके यहाँ ये सिस्टम होता है ना। किस चीज का बिजनेस करते हैं, फ्रिज, टावर क्रेन, है ना, हाँ। तो भैया अब जैसे ये ऐसे काम हो गया, जिनका रेस्टोरेंट होता है उनका बिजनेस ही कब चलेगा, वो कहते हैं भैया 9 बजे दुकान बंद कर दो, फिर है ना काम कैसे चलेगा, क्योंकि लोग बात तो 9-10 बजे डिनर करने आते हैं गर्मियों के सीजन में, तो उनको तो 12 बजे तक अपने रेस्टोरेंट खोलने पड़ते हैं, है कि नहीं बात। तो उनके बिजनेसमैन जो होते हैं उनका कॉमन टाइम है 11 बजे, साढ़े 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक घर पे आते हैं, क्योंकि वो लेट उठते हैं, उनका प्रोसेस भी क्या होता है, दोपहर बाद शुरू होता है कि नहीं बात, राइट, क्योंकि वो शुरू दोपहर से करेंगे तो रात की प्रिपरेशन करेंगे डिनर की, लंच की। अब एक बालक, ये बालक कह रहा है सर मैं तो मुझे 9 बजे बुलाते थे घर वाले, वो घर में लड़ रहा है पापा से, पापा मेरा दोस्त है, क्या नाम है भाई, हाँ कुमार, कोई नहीं, बैठो कुमार, सौरभ कह रहा, बाबा मेरा दोस्त सौरभ, पता उसके पापा कितने बोल रहे, तो बाबा 12-1 बजे तो रोने लगा, वो ये रोने लगा बेचारा, वो 12 बजे तक घर जाता है, मेरे 9 बजे आपको टाइम शुरू कर देते हो, फोन पे फोन, है कि नहीं बात, राइट। अब जैसे वो एक मीम भी चलता है, मम्मी से बोल के मम्मी 9 बजे आ जाऊंगा, 9:40 आया नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था मम्मी ऐसी हो जाए हमारी, है ना, अलार्म बज जाए उनका 9 बजे बोल के गया, 1 मिनट भी लेट होगा तो मम्मी, है ना, आया नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था, कॉल लगाओ, हाँ कॉल लगा दो, मम्मी अब तो 9:01 भी नहीं हुआ, कॉल लगा दी। अब ये बताओ उसके घर के रूल तुम्हारे घर पे चल सकते हैं, नो सर नहीं ना, किसी और के घर, यानी अपने अपने घर के अपने अपने क्या होते हैं, रूल होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, आपसे रूल्स एंड रेगुलेशन बोल सकते हैं, कायदे कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन बोल सकते हैं, अपने घर के अपने अलग अलग होते हैं, ठीक है। आज तुम्हारे घर पे क्या बनेगा जरूरी है मेरे घर में वही बने, मेरे घर के सामने चिंटू रहता है ना, मम्मी आज मैंने पूछा चिंटू भाई क्या बना है, भैया आज मटर पनीर बना है, मम्मी चिंटू के मटर पनीर बना, अगर चिंटू के मटर में तुम्हारे तोरी की सब्जी बन रही है, खाना बताओ पड़ेगा, तो चिंटू के घर में जाके खा लोगे, नो सर बता नहीं ना, राइट, मम्मी कहेंगे जा चला जाओ उसके, फिर अब ऐसे जा भी नहीं सकते, है ना, चिंटू से नहीं कहते 1 कटोरी भिजवा दी भाई है कि नहीं बात, वगैरह खुद मेरे यहाँ 4 कटोरी बनी है, मम्मी नाप के बनाती मेरी, है ना, वेस्ट नहीं होना चाहिए खाना। अब बताओ यार
अब उसके घर के रूल मेरे घर पे लग जाएंगे क्या? नहीं ना। अब इसको थोड़ा बड़े लेवल पे लेके जाते हैं, है ना। अगर इसको बड़े लेवल पे स्टेट की बात करते हैं, स्टेट लेवल पे ऐसे कुछ हमारे स्टेट के रूल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टेट लॉ। क्या बोलते हैं? स्टेट लॉ। यानी यूपी स्टेट के अलग स्टेट के लॉ होंगे। जैसे यूपी स्टेट में वैट लगता है, वैट वैल्यू एडिड टैक्स। यूपी स्टेट में अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उस पर लगती है एक्साइज ड्यूटी, है ना, राइट। ऐसे आप देखते होंगे हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम अलग है और जगह कहीं और दिल्ली में अलग है, बिहार में अलग है ना। सब जगह पेट्रोल के दाम में आपको 2-3 रुपए का वेरिएशन मिलेगा। यानी पेट्रोल के ऊपर जितने भी टैक्सेस लगते हैं वो स्टेट टैक्सेस लगते हैं। यानी कि स्टेट रूल्स और स्टेट लॉ अलग होते हैं। अब जो स्टेट के लॉ है ना, अब तुम्हारे अगर रूल्स चिंटू के घर पे नहीं रख सकते, चिंटू के घर के नियम तुम्हारे घर पे नहीं रख सकते, सौरभ के नियम इसके घर पे नहीं रख सकते कि वो तो 12 बेहतर जाता है, क्या स्टेट के एक नियम दूसरे स्टेट मान लेगा? नहीं मानता, वो रेफरेंस इतना मानता नहीं है ना। मान लो भैया यूपी में पेट्रोल 80 रुपए है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 96 रुपीज है ना। दिल्ली में पहले पेट्रोल सस्ता हुआ करता था, ठीक है, दिल्ली पेट्रोल 90 रुपए, तो क्या हम दिल्ली के रूल यहाँ लेट जाए, धंधे बैठ जाए? उनका तो 90 का चल रहा, तुमने हमारा 96 का कर दिया, गलत बात है। शाहिद कपूर अगर नाचते हुए गंदी बात, गंदी बात है ना। शाहिद कपूर नाचते हैं, बता दोगे शाहिद कपूर को? तो भैया स्टेट के क्या है, लॉ है, लॉ अलग है। एक स्टेट दूसरी स्टेट के लॉ नहीं फॉलो करता, है ना। तो स्टेट के रूल्स क्या होते हैं? अलग होते हैं, अलग डिफरेंट होते हैं। फिर इसको थोड़ा और लेवल, यानी कि स्टेट हमारे घर के रूल अलग हो गए, हमारी सोसाइटी के रूल अलग हो, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो हमारे स्टेट के रूल अलग हो गए। फिर हाथ पूरा फैलाते हैं, है ना। पहले हमारे सोसाइटी है ना, ऐसे फिर हाथ पूरा फैलाते हैं। अगर हाथ पूरा फैलाएंगे तो किस पे लेके जाएंगे? देश का। यानी जो पूरे देश पे लॉ लगता है, जो पूरी कंट्री पे लॉ लगता है, कंट्री पर, है ना, वो भी अलग, वो अलग होता है। वो किस पे लगेगा बताओ? सिंगल कंट्री, पूरी कंट्री पे लगेगा। यानी कंट्री का लॉ होल ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी हम पूरे कंट्री का लॉ बनाते हैं वो होल ऑफ इंडिया लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। ये सर जम्मू कश्मीर है ना। अब आप कहोगे सर इंक्लूडिंग, आप ये बोल क्यों रहे इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर? पहले क्या था, पहले जम्मू कश्मीर का अलग होता था। जैसे कि जम्मू कश्मीर के लॉज भी अलग होते थे, जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट भी अलग होती थी। हमारे 5 साल की पार्लियामेंट होती थी, जम्मू कश्मीर 6 साल की होती थी, है ना, राइट। और वहां पे लॉज अलग होते थे, उनका अलग पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, उनका सबका अलग था। फिर वो आर्टिकल 370 हटा, तो जम्मू कश्मीर को हमने क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गया, इसलिए हर लॉ में, आपकी खुद की बुक में भी, लॉ की बुक में जो पढ़ोगे तो लिखोगे लॉ किस पे लगता है? होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। ये अलग से मेंशन करना है? नहीं मेंशन नहीं करना, पर समझाने के लिए बता देते, क्योंकि आर्टिकल 370 जब बैठा तो लॉ में इंक्लूड किया गया भी अब ये लॉ किस पे लाएंगे? जम्मू कश्मीर भी एप्लीकेबल होंगे, पूरे इंडिया में लाएंगे इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार आइलैंड, है ना, दमन एंड दीव, दादर नगर, लक्षद्वीप, सब जगह जो भी इंडिया टेरिटरी, उन सब में आपको पूरे देश के लॉ लगाने हैं। अब जो अपने देश के लॉ है, जो अपने देश के लॉ है, पाकिस्तान पे लगा दोगे? नो सर। बांग्लादेश पे लगा दोगे? बताना, तू तो अपना पड़ोसी है ना, लगा दोगे उस पे? श्रीलंका बेचारा कह रहा है हम तो बहुत परेशान है, अरे हमारे लॉ लगा ले यार तू, है ना, फिर उसके ना तो हमारे लॉ लगा, तो श्रीलंका पे लग जाएंगे? नो सर। यानी जो देश के लॉ है वो देश पे लेंगे, दूसरे कंट्री पर नहीं लग सकते। यानी कि अब हम जो लॉ पढ़ देंगे वो पूरे देश के लॉ होते हैं, पूरे देश का लॉ मेरा घर हो गया। अब मेरे घर के नियम दूसरे घर पे क्यों लेंगे? अच्छा, पाकिस्तान में, चाइना में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में जो लॉ लग रहे हैं वो मेरे घर पे लग जाएंगे? नो सर। नहीं ना। अब मैं घर बोल रहा हूँ तो मैं घर किसको बोल रहा हूँ? देश को बोल रहा हूँ। तो उनके लॉ मेरे घर पे ही लाएंगे, मेरे लॉ उनके घर पे ही लाएंगे, बात खत्म। अब जो बात आती है, जो लॉ पूरे देश पे लगता है, एक्चुअली में हमें वही पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर आप किसी स्टेट में, किसी को ये नहीं पता कि कोई बच्चा यूपी में प्रैक्टिस करेगा सीए बनने के बाद, कोई बच्चा दिल्ली में करेगा, कोई बच्चा एमपी में करेगा। तो जब आप अपना स्टेट चुन लोगे और स्टेट के हिसाब से काम करोगे तो आपको स्टेट लॉ खुद पढ़ने पड़ेंगे। जब आप उस स्टेट में क्या करने लगोगे? काम करने लगोगे, इन्वॉल्व हो जाओगे। लेकिन आपको भी पता ही नहीं कि मैं किस स्टेट में काम करूंगा, है कि नहीं बात, राइट? किस स्टेट में जॉब करूंगा। हो सकता है जॉब लग जाए भैया हैदराबाद में, तुम हैदराबाद निकल लिए, जॉब लग जाए गुड़गांव में तो तुम हरियाणा स्टेट में आ गए, बेंगलोर में, है ना, जॉब लगी ग्रेटर नोएडा में तो तुम यूपी में आ गए, जॉब लगी दिल्ली में दिल्ली में आ गए, बेंगलोर चले गए तो कर्नाटका, है ना, तेलंगाना में आ गए तो तुम क्या कहते हैं हैदराबाद, वहां पहुंच गए तेलंगाना, हैदराबाद में। तो मुझे पता नहीं मैं किस स्टेट में जॉब करने वाला हूं, तो स्टेट लॉ पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। स्टेट लॉ पढ़ाने का कोई फायदा है नहीं। हमें कौन से लॉ पढ़ाए जाते हैं? जो पूरे देश पे लगते हैं, ताकि मुझे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कुछ भी काम करना पड़े, ये तो पूरे देश पे लगेगा ना, है कि नहीं बात, राइट? तो क्या करना पड़ेगा? पूरे देश पे जो लॉ लगता है वो हमारे कोर्स में डाला जाता है। सिविल लॉ के अंदर वो एक्ट डाले जाते हैं, वो लॉ डाले जाते हैं, पूरे देश पर लागू। अब जब हमारा कोई भी लॉ पास होता है,
जैसे हमारा कोई भी लॉ पास होता है, जैसे बहुत साल पहले जीएसटी पास हुआ, कृषि कानून पास हुआ, फिर वापस ले लिया, है ना। तो जब पार्लियामेंट में कोई भी लॉ जाता है, कोई भी बात जाती है, उसको हम शुरू में कानून या लॉ नहीं बोलते, उसको हम शुरू में बोलते हैं बिल, बोलते हैं बिल, है ना। बिल जाएगा मतलब एक चिट्ठी पत्री सी जाएगी, उसमें बहुत सारी बातें लिखी होंगी। फिर बिल कहाँ जाता है? पार्लियामेंट में सुना होगा, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ जाता है। फिर वो यहाँ क्या करते हैं? फिर उनको टाइम पास करना होता है ना, मजा नहीं आ रहा है ना, ये है ना, गोले बना के फेंकते, देखे तुमने? तो पार्लियामेंट सबसे ज्यादा कॉमेडी कहाँ चलती है? लोकसभा, राज्यसभा, है ना, पार्लियामेंट में चलती है। यूपी पार्लियामेंट में कपड़े उतार के मिर्ची स्प्रे कर रहे हैं, डाल लेना मिर्ची स्प्रे यूपी पार्लियामेंट, देख लेना तुम हंगामे वहां। तो देश की इंसल्ट होती है ऐसे, है कि नहीं बात? कोई गोले बना के फेंक रहे, देखोगे ना, कोई कुछ चीज पसंद नहीं आती तो विपक्ष वाले गोले बनाएंगे, और इतना पेपर तुम ऐसे वेस्ट कर दो गोले बना के, है कि नहीं बात? राहुल गांधी हाथ मार रहे हैं, मोदी जी नाच रहे हैं, मोदी जी नाच रहे हैं, राहुल गांधी हाथ मार रहे हैं, केजरीवाल जी तो करना, तो करना। पार्लियामेंट है, दुनिया देखती है भाई, दुनिया वर्ल्ड देखती है, वर्ल्ड के बड़े बड़े क्या कहते हैं पॉलिटिशियंस देखते हैं, और खासकर वो चीज तो देखेंगे जो हंगामा हो जाएगा। कोई अच्छी चीज देखे ना देखे, क्या देखेंगे? जो हाईलाइट हो सके, फेसबुक पे वायरल हो जाती है वो चीजें, है ना, क्लिप डाल देते हैं, तो ये सब भी हम देखते हैं। फिर पार्लियामेंट में से हंगामा होगा, करना तो करना, है कि नहीं बात? कोई हाथ मार रहा है, कोई डांस कर रहा है, मोदी जी का गाना बजा रहे हैं, लोग ऐसे शेम 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 ऐसे पीट रहे हैं, है कि नहीं बात? तो भैया ये एंटरटेनमेंट है वहां का, है ना। यूपी में कपड़े उतार के मिर्ची स्प्रे हो गया, ये हो गया, ये सब हंगामे चलते रहते हैं। इन हंगामों के बीच में क्या करना पड़ता है? बिल को पास करना पड़ता है। पास करने के लिए करना पड़ता है, पार्लियामेंट में हमें 75% वोट चाहिए होती है। कितनी वोट चाहिए होती है? 75%। और किसी भी नेशनल लेवल के अगर बिल को पास करना है, जैसे जीएसटी आया 2017 में, ठीक है ना, तो भाई कॉन्सेप्ट तो कांग्रेस सरकार का ही था। कॉन्सेप्ट किसका था? कांग्रेस सरकार। यानी कि जीएसटी जब पढ़ेंगे इंटर में आके तो आपको पता लगेगा कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट 98-99 से चल रहा है। पी चिदम्बरम थे, तब आया, मनमोहन सिंह जी ने उसको अप्रूवल दी, फिर सरकार वो बदली, ये हुआ वो हुआ, ठीक है ना। फिर 2017 में बीजेपी ने पास किया। फिर कांग्रेस वालों ने बोला हमेशा विपक्ष ये होता है, आम आदमी पिसता रहता है, गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अगर आप गहराई देखो पार्लियामेंट में, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होती और बीजेपी गवर्नमेंट होती है, बीजेपी है तो कांग्रेस गवर्नमेंट होती, दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन होता, बिना दोनों की सहमति के बिल पास हो ही नहीं सकता। यस सर, दोनों हो ही नहीं सकता। स्टेट राज्य के सहमति के बिना नेशनल बिल पास हो ही नहीं सकता। रीजन पता क्या है? किसी भी लॉ को पार्लियामेंट से पास करने के लिए तो 75% वोटिंग चाहिए। कितनी वोटिंग चाहिए? 75%। और पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है कि अगर कोई पास कराने के लिए स्टेट के पास 66% पावर है। कितनी है? 66.66%। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वोटिंग होगी वो सेंट्रल की वोटिंग होगी 33। कितनी होगी? 33.33, 2/3 और 1/3। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे 75% वोटिंग चाहिए किसी भी बिल को पास करने के लिए। मैंने कृषि कानून पास किया, ठीक है, वापस हो गया, अलग मुद्दा है। हमने 2017 में जीएसटी लाए, है ना, वो अलग मुद्दा हो गया, ठीक है। तो चलो जीएसटी तो पास हुई कि जिससे चल रहा है ना। अब मान लो जीएसटी पास हो, जो आज भी चल रहा है, 75% वोटिंग चाहिए, तभी हम देश में क्या लागू कर पाएंगे? जीएसटी एक्ट लागू कर पाएंगे पूरे इंडिया पे, नेशनल लेवल का लॉ बना पाएंगे। क्या सारी स्टेट इकट्ठी हो जाए, बन जाएगा लॉ? नो सर। 75% हो रही है, नहीं हो रही? अगर सारे के सारे 66 कह रही है हाँ जी हाँ ओके है, तब भी इसमें से 75 बनाने के लिए 9% वोट तो चाहिए। सेंट्रल की वोटिंग चाहिए नहीं चाहिए? वो तो मिलेगा, है ना, राज्यसभा की, है ना, चाहिए नहीं चाहिए? जी सर चाहिए। अच्छा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ करे, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हमारा तो 33% ही तो शेयर है हमारा। अब 75% के 33 के 33 हमने दे दिए, कितने बचे सर? 60, है ना, 42, 43 जो भी बचे वो कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। अब हर स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं है, हर स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यानी किसी भी बिल को पास करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सी इसमें गलत नहीं है। जो स्टेट है, क्योंकि स्टेट बहुत सारी है, सारी स्टेट को हमें क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। सारी स्टेट क्या होंगी इसमें? राजी होंगी, 29 है कि नहीं बात? राइट। कन्याकुमारी बोल रहा है भैया, ओ तमिलनाडु बोल रहा है हम नहीं कर रहे, तो भाई तू नाम में वोटिंग दे दे, तुम्हारी सुनी जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है ये बिल पास करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लो फॉर एग्जांपल बीजेपी या कांग्रेस जो भी मजबूत स्थिति में है, उनके पास वोट वो ज्यादा है, सीटें ज्यादा है, तो 33% ही तो अपना दे देंगे सारा,
बाकी तो किससे लेना पड़ेगा? स्टेट यानी कि जो भी पार्लियामेंट से बिल पास हो रहा है, भले ही एक जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी उसके खिलाफ बोले, पर भैया इंटरनली रूलिंग पार्टी ये जानती है, अपोजिशन पार्टी भी ये जानती है, इन्होंने भी तो उसमें हाँ करी है, तभी तो 75% वोटिंग हुई है। तुम हाई मत करते 75% वोटिंग नहीं होती। अब चाहे वो इंटरनली कैसी पॉलिटिक्स खेलते हो स्टेट गवर्नमेंट के साथ, है ना, कि भैया तुम इसको हाँ कर दो, ये कर दो, वो कर, समझ लो ना बात को, राइट, पैसे की देन जो भी होता है, जो भी इंटरनल पॉलिटिकल चलती है, लेकिन भैया हमें इस रेशियो के हिसाब से काम करना पड़ता है। अब मान लो जीएसटी को दोनों ही पार्लियामेंट से पास हो गए, वोटिंग भी हो गई, अब किसके पास जाता है बिल? इसको बोलते हैं बिल पास बाय पार्लियामेंट। अब ये जो बिल पास होगा किसके पास जाएगा? हाँ, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट फॉर्मेलिटी करेंगे, है कि नहीं बात? राइट, ये सब्जी तैयार हुई, तुम्हारे पास है, चक्के देखिए सब सही है, फॉर्मेलिटी है, हाँ मम्मी सब सही है कि नहीं बात? नमक थोड़ी करना, हाँ, नमक थोड़ा कम, थोड़ा डाल देना, ठीक है ना, बस ये इस सब के लिए फॉर्मेलिटी के लिए किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे। जैसे ही प्रेसिडेंट साइन करेंगे और जो डेट लिखी होगी उस डेट से वो हमारे देश पे क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा, लागू। अब ये जो लागू वर्ड है ना, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? अप्लाई। कानून की भाषा में से क्या बोलेंगे? कानून की भाषा में, हाँ, कानून की भाषा में से क्या बोला जाएगा बताओ? हाँ, अब ये बिल जो होगा ये क्या हो गया? पूरे देश पर लेवी हो गया, लेवी। यानी जो मैंने पहले बताया तुम्हें, कंपलसरी को आज के बाद क्या बोलना है? मैंडेटरी। याद आ गई बात? जी सर। गिव और टेक को क्या बोलना है? प्रोवाइड। बेकार है, ये चीज बेकार है, Void क्या बोलना है? void। वॉइड। ऐसी अगर आप बोलो लेवी हो, लागू हो गया, अप्लाई हो गया, क्या बोलना है? लेवी। दैट एक्ट इज लेवी ऑन, है ना। अब जो भी बालक दुनिया में अवतरित होता है, कहीं ना कहीं सरनेम तो दे दिया जाता है उसे, है ना। अब लोगों ने बोला अब ये जो कानून बन गया, तुम इसे क्या बोलेंगे? जीएसटी कानून। मजा नहीं आया लोगों को? ना, जीएसटी लॉ बोलेंगे? ना, मजा नहीं आया। तो उन्होंने बोला कुछ अलग से करते हैं, बिल्कुल उसकी तरह, आओ कुछ तूफानी करते हैं, यूनिक। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा नाम देते हैं जो पढ़ने के बाद ना सिर्फ पढ़े लिख के लोग ही समझ पाए कि हाँ भाई ये लॉ है। तो उन्होंने कहा जो भी लॉ पास हो जाएगा उसे हम जीएसटी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, पार्टनरशिप लॉ, है ना, कंपनीज लॉ नाम नहीं देंगे, है तो वो लॉ, पर उसका प्यारा सा नाम रखेंगे। जैसे तुम अपने दोस्तों का प्यारे प्यारे नाम रखते हो ना, ऐसे उन्होंने इस प्यार को क्या नाम दिया? ऐसे इस प्यार को नाम दिया एक्ट। यानी एक्ट वो सरनेम है, एक्ट वो तरीका है जिससे ये पहचाना जाता है कि किसी भी नाम के पीछे अगर एक्ट है तो वो क्या है? पास हो चुका है, वो पार्लियामेंट से पास हो चुका है, देश पे लागू हो चुका है, उसे हम क्या नाम देंगे? एक्ट। यानी कि वो एक कानून है, कानून पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। उस लॉ में क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा? रूल्स रेगुलेशन, है ना। यानी कि लॉ में वो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं जो किस पे एप्लीकेबल होते हैं? चिंटू घर पे? नो सर, देश पे, राइट। यानी कि अगर मैं बोलूं लॉ की सिंपल सी डेफिनेशन, लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स। सब नोट्स में, चिंता मत करो, क्या है लॉ? सेट ऑफ रूल्स, जो क्या बताता है? अच्छा, रूल्स तुमने पढ़ लिए, क्योंकि हम रूल ही पढ़ने बैठे हैं, रूल तुमने पढ़ लिए, है ना। इस रूल को पढ़ के तुम्हें क्या पता लगेगा? क्या करना है, क्या नहीं करना क्या है। अच्छा, अगर मैंने तुमसे फीस ले ली, पढ़ाया नहीं, क्या करोगे? चलो कोर्ट, ये मैं बोलना कोचिंग के बाहर मिल जाना, नहीं सर चलो गाड़ी के टायर मत निकाल लेना मेरी, है ना। क्या करोगे? आई सी यू इन कोर्ट। अब मान लो कोर्ट में आ गए, कोर्ट में खड़े, इधर कट घरे में मैं खड़ा हूँ, ट्रेडिशनल स्टाइल फिल्मों का है ना, उधर कट घरे में तुम खड़े हो, है ना। मान लीजिए मैं भी खड़ा हूँ, तुम भी खड़े हो, जज साहब ने पहले तुम्हें बोला भाई रो क्यों रहा है, बता समस्या क्या है, क्या बोलोगे? सर ने पैसे ले लिए, पढ़ाई नहीं, और सबूत दिखाऊंगा। जज साहब कहेंगे हाँ भाई पैसे ले लिए, पढ़ाया नहीं, बताना तो चाहिए क्या तुझे? रिफंड। ये कह रहा है मैं तो रिफंड दे दो, भरोसा ना रिफंड। कुछ और बच्चा कुछ कोई और चीज चाहता है भाई? पीछे वाले क्या चाहिए? सर पढ़ाई दो, इसे अच्छा कोई चीज मांगोगे? हाँ विद इंटरेस्ट, है ना। ब्याज भी चाहिए, ये अलग लेवल पे ले गई, भाई भाई वसूल लूंगी सर। ये भी सही बात है भाई। जज साहब कह रहे हैं आपने 1 महीना डिले किया, अब ये बेचारी मुन्नी हमारी, है ना, मुन्ना मुन्नी जो है, सब मुन्ना मुन्नी है मेरी क्लास में, है ना। मुन्नी कह रही सर ये चाहे पैसे 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, अगर मैं ये 1 महीने बैंक में रखती और एफडी कराती, 5% तो ब्याज आता,
याद दिलाओ, बिल्कुल सही कह रही है। और जो मैंने टाइम स्पेंड कराए हैं कोचिंग आगे हाँ। पढ़ाई नहीं है उसको फिर और नेक्स्ट लेवल पे ले गया। Compensation। स्ट्रेस देखो कितना हुआ है, रात को नींद नहीं आती थी मुझे, है ना। सो के जब जाता मैं रात में 3 बजे, मम्मी कह रही क्या हो, तो मम्मी कैसे पढ़ूं एग्जाम में, तो नवंबर में लॉ की तैयारी नहीं कुछ भी, है ना। जज साहब कह रहे हैं ब्रेकअप हुआ होगा तेरा। अरे हमें बता रहा ब्रेकअप हुआ होगा तेरा, पढ़ाई के लिए कोई रातों की नींद उड़ा रहा है अपनी, टेंशन इतनी ले रहा है। मम्मी को क्या कह रहा है, मम्मी लॉ की तैयारी नहीं हो रही इसलिए मेरी रातों की नींद उड़ी पड़ी है, 3 बजे उठ के टहला है ना, घर की लॉबी में। मम्मी बोली चलो डॉक्टर के पास। हाँ ठीक है, तो लॉ की टेंशन थोड़ी है। ये तो देवदास हो रहा है, वैसे तो ब्रेकअप पार्टी का जमाना है, उसमें देवदास बना घूम रहा है। लॉ में टहल रहा है, लॉ में टहलते हुए कोई आंटी जी आ गई बाल लटका के, आज कोई मैं भी यहीं टहल ली हूँ। निकलेगा फिर ये वहां से, रात को 2-3 बजे कोई टहलता है लॉबी में रात में, बारिश के टाइम पर इतनी हवा चल रही है, है कि नहीं बात, राइट। तो भैया ये बताओ, इसने तो जज साहब ने बोल दिया, अब जज साहब थोड़ी मान रहे हैं, वो तो हमें पता ब्रेकअप हो गया, जज साहब थोड़ी मान रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेस जो हुआ तुम्हारा उसके लिए तुम्हें क्या मिलेगा, कंपनसेशन। यानी बिल्कुल सही बात, मरे से मरे बिल्कुल हाई लेवल तक तुम 4 चीजें मांगोगे जज साहब से। जज साहब सर ने पढ़ाया नहीं, रिफंड। ये वाला कह रहा है ना मैं तो सर से ही पढ़ूंगा, सर से कह दो भैया चलो छोड़ो आप पढ़ा दो। तीसरी चीज क्या बोल रही है, मुझे तो ब्याज भी चाहिए क्योंकि मैं एफडी कराती है इतने रुपए की। ये क्या बोल रहा है, स्ट्रेस लेवल का पैसा भी चाहिए, स्ट्रेस लेवल कंपनसेशन, है ना। तो जो तुम्हें रिफंड मिल रहा है वो तो तुम्हारा क्या है, रिफंड हो गया, जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था वो तुम्हें मिल गया। और जो तुमने एक्स्ट्रा चीजें बोली, स्ट्रेस लेवल बहुत हो गया सर मुझे, है कि नहीं बात, मेरा हीमोग्लोबिन बहुत डाउन रहता है, मैंने कल बीपी नापा बहुत नीचे चल रहा बीपी मेरा, है कि नहीं बात, राइट। मम्मी नमक खिला रही है, ले बीपी तेज हो रहा नमक खा, ठीक है, वो कह रही है मुझे ब्याज चाहिए। ये ब्याज और नमक और ये जो एक्स्ट्रा पैसा है स्ट्रेस का, इसे बोलते हैं कॉम्पनसेशन। क्या बोलते हैं, यानी यू विल हैव द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिफंड एज वेल एज द कंपनसेशन ऑफ योर स्ट्रेस लेवल, है ना। अब तुमने जो कोर्ट से मांगा ये सारी चीजें, ये जो तुमने कोर्ट से सारी चीजें मांगी, जज सामने इन सभी को इकट्ठा करके पता क्या बोला, दिस ऑल थिंग इज योर राइट, तुम्हारा अधिकार है ना, राइट। तो आज भी लोग क्या बोलते हैं, आई विल सी यू इन कोर्ट, तो कोर्ट से मैं क्या मांगूंगा, अधिकार मांगूंगा ना, अधिकार है भाई मेरा। अच्छा अगर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा राइट है, तो मेरे लिए क्या है, ऑब्लिगेशन है, मेरे लिए ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी। और मैंने बताया आपको ड्यूटी को कानूनी भाषा में क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेशन, है ना। यानी कि अब डेफिनेशन क्या बनेगी, लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स विच डिटरमाइन, जो बताएगा एक के राइट्स और एक के ऑब्लिगेशन। जो तुम्हारा राइट है वो मेरी जिम्मेदारी होगी ना। रक्षा बोलेगा सर बालक का राइट है, मुन्ना ने बोल दिया, मुन्नी ने बोल दिया, अपनी जिम्मेदारी मान के पूरी करो, है ना। कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो जितना कोर्ट बोलेगा, अब देखो जो रिफंड प्राइस है वो तो तुम्हें मुझे पता है जी सर। मान लो फॉर एग्जांपल लॉ की फीस 10,000 है लेट से, है ना, तो तुम्हें पता है 10,000 मिलेंगे। मेंटल स्ट्रेस, जो इसने ब्रेकअप करके जो पैसे खोए वो स्ट्रेस कितना है, कितने पैसे भाई, 1 करोड़। अब ये 1 करोड़ मांग रहा है ना, अब वो 1 लाख मांग रहा है, बहुत पैसे खर्च करके भाई तुमने, है ना। ये 1 करोड़ मांग रहा है, वो 1 लाख मांग रहा है। जज कितना देगा, 1 लाख। जितना सर बनेगा उतना ही। जितना जज का ऑन द स्पॉट डिसीजन होगा। कुछ चीजें लॉ में एग्जैक्ट डिफाइन नहीं होती, कुछ चीजें लॉ में लिखी होती है एज डिटरमाइंड बाय द रूलिंग पार्टी, एज डिफाइंड और एज प्रिस्क्राइब्ड। तो यहां पर हम बोलेंगे सर ड्यूटी रिफंड तो उतना है, जो मेंटल स्ट्रेस है ना कंपनसेशन, कंपनसेशन मिलेगा एज प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा। यानी कई बार तुम बहुत सारे एक्ट में ये वर्ड लिखा देखोगे, कंपनी लॉ में कई जगह तुम ये वर्ड लिखा देखोगे कि भैया इस कंपनी की लिमिट ये है, और एज प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब में दर्शाया जो बताया जाएगा, चाहे वो कोर्ट बताए चाहे वो लॉ बता दे। तो 1 लाख का कंपनसेशन है, 1 करोड़ कंपनसेशन है, बच्चे की जान लोगे, लूट लो मुझे, बच्चे की जान लोगे क्या, 10,000 की फीस का 1 करोड़ कंपनसेशन, सर की जान लोगे क्या, है कि नहीं बात। तो जज साहब बताएंगे सर कितना स्ट्रेस होता, हो सकता है 1 लाख दे दे, क्योंकि 1 महीने में 2 महीने में तुम्हें इतना स्ट्रेस हो गया, तुम्हारा हीमोग्लोबिन, तुमने पर्चे लगा दिए मेडिकल के, तेरी बीमारी पिछले 1 महीने में मेंटल स्ट्रेस से आई है ना, साइकियाट्रिस्ट के पास चला गया, साइकियाट्रिस्ट तुमसे 1 लाख रुपए लिए बैठा है, तो फिर मैं हो सकता है जज साहब कहते भैया हालत देख लो इसकी बेचारे की, आंखें बाहर लटक गई इसकी, डार्क सर्कल आ गए इसके, बाल सफेद हो गए इस उम्र में, इतना स्ट्रेस हो गया भाई, कहाँ गया था, डॉक्टर का इलाज चल रहा है, सब पर्चे देख लो। हो सकता है डॉक्टर पर्चे देख के 1 लाख का कंपनसेशन दे दे, है ना, पर तुम्हें स्ट्रेस लेवल को क्या करना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच डिटरमाइन योर राइट एंड ड्यूटी। और तुम्हारे में कौन है, लिविंग बीइंग है, यस सर, लिविंग लिविंग है ना, ऑफ ह्यूमन या लिविंग
अब अगली बात आती है, क्या कंपनी कंपनी के ऊपर केस कर सकती है क्या? यस सर, कर सकती है। सुने नहीं सुनेगा बहुत सारे केस, जी सर। है ना? टाटा रिलायंस के ऊपर, है ना, अडानी ने अंबानी के ऊपर, चलता नहीं चलता? जी सर। हो सकता है अगर दो कंपनी, अच्छा बताओ तुम्हारा सिम नहीं चल रहा, रिलायंस जियो ले रखा तुमने, किसके ऊपर केस करोगे? अंबानी के ऊपर? मुकेश अंबानी कॉल कर लगे, ए मुकेश सिम नहीं चल रहा है तुम्हारा, हमारा टावर लगाओ। ले भैया मेरे गांव में टावर नहीं लग रहा है जियो का, मैं जियो का सिम लेकर यहाँ से वहां जा रहा हूँ, है ना? कुछ बच्चे दूर से आ रहे हैं, यहाँ तो जियो का बढ़िया चल रहा है सिम, लेकिन तुम्हारे गांव में नहीं चल रहा। यस सर। हो सकता है, ठीक है? तो क्या मुकेश अंबानी कॉल कर दोगे? अरे सही नेटवर्क नहीं है मुकेश तुम्हारे, इससे बड़ा तो अनिल का सही था, उसका पहले आइडिया वाला सही चलता है, तो क्या मुकेश अंबानी कॉल कर दोगे? तो मुकेश अंबानी का नंबर है तुम्हारे पास? नो सर। कॉल किसको करोगे? कौन? कस्टमर केयर। और अगर केस की नौबत भी आ गई तो तुम वर्सेस मुकेश अंबानी होगा? नो सर। भैया वो उन्होंने कोई पर्सनल कोई तुमसे लड़ाई थोड़ी कर ली, दुश्मनी नहीं हुई। रिलायंस जियो से, यस। यानी रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर केस करोगे तुम, या रिलायंस जियो के ऊपर केस करोगे, रिलायंस जियो लिमिटेड, है कि नहीं बात? जी सर। तो अपना नाम वर्सेस रिलायंस जियो लिमिटेड। यानी ह्यूमन ने कंपनी के ऊपर केस कर सकता नहीं कर सकता? कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है ना? बिल्कुल कर सकता है। इसमें क्या बुराई है? कंज्यूमर एक्ट में पढ़ा नहीं पड़ा कि भैया उस कंपनी ने आपके साथ ऐसा किया तो कंज्यूमर कोर्ट आप जा सकते हो, तो कंज्यूमर कोर्ट में अच्छा ह्यूमन टू ह्यूमन केस हो गया, जी सर। ह्यूमन टू कंपनी हो गया। अच्छा कंपनी किसी इंसान पे कर सकती है? हाँ यस तुमने बिल पे नहीं किया अपना यस सर। इंटरनेट का, तो वहां से लेटर आ जाता है कि भैया बिल पे करो वरना कोर्ट में आना पड़ेगा। और कंपनी टू कंपनी भी हो सकता है, हाँ सर। कंपनी टू कंपनी भी हो सकता है, बिल्कुल होता है। मान लो आरकेजी क्या है? प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे रिलायंस जियो क्या लग रहा है? गवर्नमेंट। डेटा लग, मतलब इंटरनेट वो लग रहा है, नेटवर्क। अब अगर इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पा रहा, यूट्यूब से कुछ दिखा नहीं पा रहा, बहुत दिन हो गए, नेटवर्क नहीं आ रहे, तो आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जियो लिमिटेड, तो नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग केस हो सकता नहीं हो सकता? यस सर, हो सकता है। तो जज साहब ने बोला लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच डिटरमाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ लिविंग एज वेल एज ऑफ अ कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट बोले तो नॉन लिविंग। सिंपल डेफिनेशन है कि नहीं? बहुत आसान। बोलो सर सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, सिंपल है सर, है ना? ये लिखी बात, लॉ इज सेट ऑफ रूल्स व्हिच डिटरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि तुमने जो डील किया वो कैसे की है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लिविंग और कॉर्पोरेट। बताओ आपकी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब तुम अच्छा बताओ 12th में स्कूल बाइक से जाते थे क्या? नो सर। पैदल? कोई बच्चा स्कूटी से जाता हो, बाइक से जाता हो, कोई बस से जाता हूँ, है ना? तो एक बाइक पे 4 लोग कभी बिठाए हैं? हाँ सर, वो ये वाला। वैसे बताओ भैया, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे 4। हाँ हम तो हमारी फुटबॉल टीम, क्रिकेट की दोनों टीम, कभी गए हो बताओ? सर मजबूरी में जाना पड़ता है। कराया नहीं कराया सर? बोलो, बोल नहीं रहा, कराया ना? यस सर। अगली बात इसी पे बेस्ड है। अब तुम भैया सुनना ध्यान से, बहुत ही गंभीर बात है, गौतम गंभीर से भी गंभीर। अब बाइक से निकले, स्कूटी से निकले, कहां से? स्कूल से। पहले तो बिठा रखा था, इससे डील कर रखी थी, पेट्रोल टूटल आएगा स्कूटी में लाऊंगा, है ना? राइट, दोस्त कह रहा हाँ भाई ठीक है चलेंगे एग्जाम में, है ना? अब जाते 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 एक बालक बेहोश सा मिल गया, भाई पेट पर देखने तो मेरे बेहोशी आ रही है, मैं गिर जाऊंगा, भाई भाई बिठा ले। तुमने उसे पीछे बिठा दिया, तू लड़क मत जियो। आगे बेचारा एक और दोस्त मिल गया, वो जमीन पे लेटा हुआ था, आगे स्कूटी जाएगी मेरी लाश के ऊपर। तूने कहा था मुझे लेके जाएगा, तुझे कैसे बिठा रहा है? तो तूने उस दिन बोला नहीं मुझसे, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सुनाओ। और तुमने कहा यार सही कह रहा, मैंने इसे बोल दिया, इसे बिठा दिया पेट्रोल के लालच के चक्कर में। अब जिससे वादा किया वो भी पीछे लटक गया। अब जो पीछे बैठा हो तो यूं ही लटका हुआ पीछे, ऐसी तो है बैग भी लटक रहे, बिल्कुल ऐसे से पीछे लटका कोने में, है ना? यस सर। और जो आगे वाला वो यही बैठा टंकी पे, वो कह रहा भाई पीछे वाले गेट तो डाल दियो, क्लच में गेट डाल दियो, है ना? होता नहीं होता ऐसा? यस सर। होता नहीं होता? तो कभी स्कूटी पे गया हो, एक बाइक पे 4 लोग, और तुम स्कूल में, आगे भैया अंकल जी ऐसे मिल गए तुम्हें, ऐसे मिल गए भैया, ऐसे मिल गए, खुद पुलिस
हाथ जोड़े खड़े कह रहे भाई तुम्हारी महिमा अपरंपार है ना। छोटा परिवार सुखी परिवार, पीछे वाले बालक को कपड़े भी ना पहना रखे। कहाँ जा रहे हो भैया? ऐसे कपड़े लेने जा रहे हैं, नंगा पुंगा इसके कपड़े लेने जा रहे हैं। तो भैया वो हाथ जोड़ रहा, भाई कपड़े लेने जा रहे हैं, अकेले चले जाते हैं ना वहीं ट्रायल रूम में वहीं पहना के ट्रायल करते। अब ये 4 लोग, अब भैया इसमें तुम भी हो। ये जो जिसका आगे हाथ जोड़ रहा है, ये पीछे गमछा बांध के बैठा भाई, ये भाई तुम स्कूल से आ रहे हो, तुम वो उधर लड़की है ना, स्कूल से आ रहे हो तुम, फिर पीछे बोल रहे स्कूल से आ रहे हो तुम। स्कूल से आते जैसे ही पुलिस वाले अंकल जी ने हाथ जोड़े तुम्हारे आगे, तुमने पुलिस वाले अंकल जी को ऐसी बात बोली उनका दिमाग चकरा गया। तुमने बोला सर, बाकी सब तो हाथ जोड़े खड़े हैं, सर सॉरी सर गलती हो गई, ये वो है, हमें आज के बाद जगह एग्जाम दे के आ रहे थे, कल पेपर है ना, जल्दी है। वो बेचारे बहुत टेंशन में, तुम उन सब में सबसे तेज दिमाग के, बिल्कुल शेरलॉक होम्स, ब्योमकेश बख्शी, तुम्हारा दिमाग चल रहा बिल्कुल शेरलॉक होम्स की तरह। तुम कह रहे हो सर बाइक मेरी है सर, है ना, आप जो बोलोगे सब मानूंगा। उन्होंने कहा पेपर दिखा, पेपर नहीं है, पेपर पापा के पास है ना। अब ज्यादा बाइक चोरी की है नहीं है कैसे पता लगता है? पेपर नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। हेलमेट नहीं है, हेलमेट नहीं तुम्हारे पास, गमछा है हमारे पास, गमछा क्या? अब हेलमेट नहीं है तुम्हारे पास। अंकल जी कह रहे हैं, खुद हाथ जोड़ रहे हैं, पुलिस वाले अंकल जी की शराफत देखो, तुम खुद हाथ जोड़ कह रहे हैं भाई तेरे पे पेपर नहीं, तेरे पे हेलमेट नहीं। अच्छा तुझे ये तो पता होगा कि कितने लोग बिठा रहे हैं। तुमने बहुत खतरनाक बात बोली, सर 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 ना मेरे पास पेपर है, ना मेरे पास हेलमेट है ना मेरे पास लाइसेंस है, और ना मुझे ये पता कितने लोग बिठा रहे हैं, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो अंकल जी हाथ जोड़े खड़े हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? कहेंगे भाई कोई नॉलेज ही नहीं। तेरा सर मैं 11वीं 12वीं तो छोड़ो, पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक मैंने पूरा कोर्स पढ़ रखा है, एग्जाम पास किए। मुझे किसी भी जगह पर ट्रैफिक के एक्ट के बारे में कुछ बताया, ट्रैफिक के रूल्स नहीं बताए किसी ने भी। या तो कहो सीबीएसई से, आईसीएसई से, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, इन सब बोर्ड से कहो कि 12th में क्या डालें, 12th में ना 8वीं में क्या डाल दो, तो मुझे पता लगेंगे। जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं, उस चीज के बारे में सजा कैसे? अंकल जी चक्कर खा रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये महापुरुष कहां से अवतार लिए। तो अगर अंकल जी मैं झूठ बोल रहा हूं तो चालान काट लो, और अगर मेरी बात में कुछ जरा सी भी सच्चाई नजर आ रही है ना, तो भैया आप फैसला कर लो, इसमें मेरी गलती नहीं है। जिस चीज के बारे में मुझे पता नहीं उसके बारे में मैं कैसे बात कर लूं? भाई बात सही है कि नहीं है? बोलो बात तो सही है। जिस चीज के बारे में तुम्हें पता ना हो और वो तुम्हारे ऊपर थोपी जाए तो लड़ोगे नहीं लड़ोगे? ठीक है, तुम आए टहलते टहलते बढ़िया बारिश का मजा लेते हैं, कोचिंग बंद है, तो लड़ोगे नहीं लड़ोगे? सर एक बार ग्रुप में डाल देते, सर एक बार मैच कर देते, मैं तो वहां से आया, मैं वहां से आया, सर मैं तो तैर के आ रहा हूँ नाले में से वहां, तो मैं तो मेट्रो के कोच में पानी भर गया था, है ना। लड़ोगे नहीं लड़ोगे? तो लड़ाई जायज है कि नहीं? तो यही लड़ाई तुम्हारे जैसा बालक कर रहा है, कह रहा सर मैं 12th का है ना विद्यार्थी हूँ, मुझे आज तक किसी चीज के बारे में कुछ बताया नहीं गया, और जिस चीज के बारे में मुझे आज तक बताया नहीं गया उसकी सजा कैसे हो सकती है, पहले तो मुझे बताओ। आज आप अपनी पाठशाला आप मुझे दे दो आज कि पूरे अंकल जी हाथ जोड़ के पूरी ट्रैफिक के रूल समझाएंगे तुम्हें। बेटा लाल बत्ती होती है तो रुकते हैं। भैया मैं तो लाल बत्ती तो डेंजर का साइन है, देख के भूल जाता है, मैं तो लाल बत्ती देख के भाग लेता हूँ। तो कई लोग होते हैं ना रेड लाइट में भी निकाल लेते हैं, ग्रीन बत्ती पे चलना होता है भाई, पीली बत्ती का तो आता है हमें भी ना पता क्या होता है ना, पीली बत्ती क्यों है वो लाल रेड में। अब भाई पुलिस वाले अंकल जी कह रहे हैं ये तो बड़ा हो गया। अब बात जब ये बहुत दूर तक पहुंची तो चलान कटेगा या नहीं कटेगा तुम डिसाइड करोगे। कटेगा नॉलेज नहीं है तो नॉलेज नहीं है तो मेरे ऊपर जबरदस्ती धोखा क्यों जा रहा है? केक कटेगा सब में बटेगा? कटेगा सर। क्यों दीदी? रीजन तो बताओ। सर पता नहीं है लोग सर लॉ के बारे में बताएं तो फिर चलान क्यों कट रहा है? बहुत सारी नहीं सर ये तो आम बात है, सबको पता होगा। अब पता क्या, सुनो ध्यान से, इस बात का आंसर भी कानून में पहले से लिख के दिया। जब ये बात कोर्ट तक पहुंची ना, किसी जमाने में पहुंची होगी तभी तो ये बात आई। पहले हिंदी में समझो ध्यान से। हर किसी लॉ में एक बात कॉमन होती है कि जो भी तुम काम करने जा रहे हो उसके बारे में नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो पहले नॉलेज लो, तो नॉलेज लेनी है। समझ ना बात? अब एक बंदे ने चक्कू लिया, जय खपा का घूट दिया, बाद में कहना मुझे बताना था चक्कू से सब्जी कटा, मेरे को लगा आठ में भी मेरे को उंगली अच्छी लगी इसकी उंगली काट ली इसकी, तो दूसरे की उंगली काट के ले जाओगे? बताना नहीं ना, कुछ सोचो। यस सर। तुम कह रहे हो मुझे किसने तुम्हें क्रिमिनल लॉ पढ़ाया? कोई जिंदगी में तुम्हें क्रिमिनल लॉ पढ़ाएगा?
कल को तुम कोई उल्टे सीधे काम कर दो, क्राइम कर दो, चोरी कर दो, चीजें फोड़ दो यहाँ कर, तुम कहोगे मैं तो इसलिए फोड़ के हवा नहीं आ रही बाहर, उल्टी सीधा फोड़ा हवा आने लगी। सर मुझे पता किसी ने पढ़ाया नहीं शीशे नहीं फोड़ने चाहिए, क्राइम होता तो तुम्हें कोई पढ़ाएगा? तो अच्छा तुम ट्रेन में गए, इसी कोच में आराम से लेटे हो, आराम से ठंडी ठंडी बिल्कुल हवा रही, टिकट चेक करा, टिकट तुम क्या टिकट है, तू दिखा पहले टिकट। तू भी तो जा रहा है, तू ठंडे कोच में ट्रेवल कर रहा है, तू दिखा टिकट। अब तुम उससे लड़ रहे, तू अपना टिकट तो दिखा। वो कह रहा भाई मैं टीटी हूँ भाई, काला कोट तो हम भी पहन सके ना भाई, मैं आई कार्ड टीटी हूँ भाई ना, आई कार्ड तो मेरे पास भी अपनी कंपनी का, टिकट दिखा तू। अब तुम लड़ लोगे उससे और तुम्हारे पास टिकट नहीं है। अब तुम पता क्या बोल रहे हो, ठीक है भैया मान लिया तेरे पास टिकट वो ना हो, लेकिन मेरे पास इसलिए नहीं क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं ट्रेन में चढ़ने के लिए टिकट चाहिए। तो ये बताओ, ऐसे तो हर कोई क्रिमिनल नहीं बन जाएगा। मुझे आज तक आईपीसी पढ़ाया नहीं इसलिए चोरी कर रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया नहीं मर्डर नहीं करना, मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने तो हेरा फेरी देखी, बच्चे किडनैप कर लिया मैंने, अक्षय कुमार परेश रावल, है कि नहीं बात, मुझे पता ही नहीं किसी ने किडनैप करना अपराध है। तो ये बताओ तुम पहले अपराध करोगे फिर लॉ पढ़ोगे? पहले लॉ पढ़ना ना, पहले लॉ भी नहीं पढ़ना, पहले ज्ञान, वाह पहले ज्ञान नहीं तो वाह, पहले लॉ पढ़ो। इसकी एक कहानी है, फिर कोई टाइम सुनाओगे, आज टाइम नहीं है, मुझे रिमाइंड करा देना। इंडिया का सबसे शातिर क्रिमिनल जिसने पढ़ाई करने के बाद अपराध किए, ठीक है ना, कोई मित्तल मित्तल करके नाम है, पूरा नाम भूल गया मैं, सबसे ज्यादा और उसका सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इंडिया में, 94 बार वो जेल गया है, ठीक है ना। अब वो अपराध की कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, 10-15 मिनट लगेंगे तो बाद में सुनाऊंगा। उससे ज्यादा पढ़ा लिखा इंडिया में चोर नहीं है, वो आज भी जिंदा है, 80 साल के हैं, उन्होंने ये अपराध किए हमारे देश के, ठीक है। तो वो बात अलग है, उन्होंने बहुत सारी पढ़ाइयां करी, क्या क्या करने के लिए कि क्रिमिनल क्राइम करके इससे बचना कैसे, और एक बार तो खुद जज बन गया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, मेरा बहुत कहानी है ऐसी कानून की, है ना, फिर कभी टाइम पास के लिए बीच में पढ़ सुनाऊंगा ना। फिलहाल अब सुनो, पहले पढ़ के अपराध नहीं करना। अगर तुम कोई अपराध करने जा रहे हो तो तुम्हें उसके बारे में क्या कर लेना है, जानकारी ले लेनी चाहिए। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस क्राइम। अगर तुम चोरी करने जा रहे हो, किसी लड़ने जा रहे हो, तो जज साहब ने बोला कोई तुम्हें पढ़ाएगा नहीं, तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। जैसे तुमने स्कूटी को हाथ लगाया, अब अंकल जी क्या बोल रहे हैं हाथ जोड़ के, भाई लॉ में लिखा है जैसे तुमने स्कूटी को हाथ लगाया ना, ट्रैफिक से रिलेटेड, स्कूटी से रिलेटेड सारे रूल्स तुझे क्या होने चाहिए, बोलो जल्दी, नॉलेज होनी चाहिए। कोई पढ़ाएगा नहीं, सेल्फ नॉलेज होनी चाहिए। अगर तुम पार्टनरशिप खोलने जा रहे हो, पार्टनरशिप एक्ट तुम्हें पढ़ा होना जरूरी है। कंपनी खोल रहे हो तो कंपनी एक्ट की तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, हो ना हो माना जाएगा तुम्हें नॉलेज है। और बड़ी खतरनाक बात है जो हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं, हमने बचपन से लेके आज तक गुड्स खरीदे हैं। कानून पता क्या मान के बैठा है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट तुम्हें आता है। कानून जज साहब मान के बैठे हैं कि जो तुम काम कर रहे हो वो उसकी नॉलेज तुम्हें है, चाहे तुमने 12वीं तक पढ़ा हो, इसलिए चाहे सीए करो चाहे बीकॉम करो, क्या होगा, क्वांटिटी एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट तुम्हें क्या सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं। मैं कहता हूँ इसकी छोटी छोटी बातें ना 11 से डालनी चाहिए, कि थोड़ी थोड़ी बातें, एक चैप्टर जैसे कंज्यूमर एक्ट है, ऐसी कॉन्ट्रैक्ट का, सेल्स ऑफ गुड एक्ट का तो एक चैप्टर होना चाहिए। भाई कंज्यूमर एक्ट भी तो लॉ ही है, तो होना चाहिए, बातें नॉलेज पता होनी चाहिए आपको। ऐसे तुम बचपन से लेकर आज तक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट मतलब डील कर रहे हो नहीं कर रहे जी सर। तो जज ये मान के बैठा है, तुम्हारी अंतरात्मा माने ना माने, जज ये मान के बैठा है क्या, तुमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रखा है, तुम्हें पूरे कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज है, जज ये मान के बैठा है। और हमें नहीं होती, इसलिए हमें पता क्या करना पड़ता है, वकील हायर करना पड़ता है। वो मेरे बिहाफ पे मुझे क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे बात, इसको पता क्या बोलते हैं, इसको कानूनी भाषा में बोलते हैं लॉ ऑफ लैंड। क्या बोलते हैं, और जज साहब ने बोला लॉ ऑफ लैंड मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। समझ गए बात को, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, कि मुझे नहीं पता, भाई तुझे पता होना चाहिए, तो तू लॉ को इग्नोर कर रहा है ना, इसलिए बहाना नहीं है। तो पुलिस वाले अंकल जी क्या है, तुमने जो बोला मुझे ट्रैफिक के बारे में इसलिए नहीं पता, मुझे पढ़ाया नहीं है, ये क्या है, ये एक्सक्यूज है। किस बात का एक्सक्यूज है, कि तुमने ट्रैफिक के नियमों को क्या किया है, पढ़ा नहीं है, तो तुम्हारी गलती। स्कूटी हाथ लगाने में तो बड़ा मजा है, स्कूटी चलाने में इतना मजा आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता लगा रेड लाइट पे रुकना है या ग्रीन पे रुकना है, इसमें कोई मजा नहीं है मुझे। हेलमेट नहीं लगाऊंगा मैं, है कि नहीं बात, राइट। मोबाइल खरीदोगे तो मोबाइल में हेलमेट तो लगा लोगे, भाई मोबाइल की स्क्रीन जरूरी है, इसका हेलमेट जरूरी है, अपनी खोपड़ी कोई हेलमेट जरूरी नहीं। समझ रहे ना बात को, बाल लहराने चाहिए,
जुल्फे एकदम लहरती हुई है ना, राइट। अब ये बताओ, जज साहब गुस्सा करेंगे नहीं करेंगे? तो भाई तूने स्कूटी जब हाथ लगाई, स्कूटी चलाना सीखी, तो मैं मान के बैठा हूं तुझे स्कूटी के बारे में सारी नॉलेज है, ट्रैफिक के बारे में सारी नॉलेज है, सड़कों के बारे में सारी नॉलेज है, राइट। अब इसको जज साहब ने क्या बोला? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तू लॉ को इग्नोर कर रहा है, ये मैं बहाना नहीं मानता। चालान कटेगा नहीं कटेगा? टीटी के होंगे चालान कटेगा नहीं कटेगा? सर अगर वो 18 साल से कम हो फिर भी? हाँ ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये बात ध्यान रखो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। और फिर आज की आखिरी बात आती है, सर कानून का जन्म, हमने कानून के बारे में पढ़ ली, इतनी मेहतर बातें पढ़ ली, कानून का जन्म कहां से हुआ? सबसे पहली बात, अंग्रेज चले गए, कानून छोड़ गए, अंग्रेज चले गए, थैंक यू सॉरी छोड़ गए, किसी को कूट दिया, अरे सॉरी भाई मुझे लगा वो था, चाटक में लग गया, तो सॉरी बोल के निकल दिया भाई, है कि नहीं बात, राइट। सॉरी भैया है ना। तो अंग्रेज चले गए भैया, थैंक यू सॉरी तो छोड़ ही गए, सबसे भयंकर चीज कर दी उन्होंने, पता क्या छोड़ गए? अपना लॉ छोड़ गए। यानी बड़े दुख की बात है, आंसू आ जाए मतलब अकेले में मेरे को, तुम्हारे सामने रहूंगा, तुम क्या सर बताओ सर रो रहे। बड़े दुख की बात है, आजादी के इतने साल हो गए, 75 साल हो जाएंगे, इतने सालों में भी हम अपने खुद के लॉ नहीं बना पा रहे। और सबूत मैं तुम्हें देता हूं, तुमने पढ़ा पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में आया? 1932 में क्या था? अंग्रेज सही थे, उनको लॉ आज भी चिपका रहे हैं। दुख की बात है कि नहीं? ऐसे तुमने पढ़ा, चलो पढ़ोगे नहीं, पढ़ा नहीं पढ़ोगे, सेल्स ऑफ गुड एक्ट पता कब आया? 1930। अंग्रेजों का लॉ है कि नहीं? आज भी हम अंग्रेजों का लॉ पढ़ रहे हैं, सारी बातें तुम्हें अंग्रेजों की लिखी मिलेगी, इसके अंदर जो केसेस आएंगे वो भी अंग्रेजों के होंगे। भले हम कंपनीज एक्ट 2013 ऐसी बातें करते हैं, पर उससे पहले कंप्लीट 56 था, उससे पहले कंप्लीट 1913 था, वो भी बिल्कुल किसके ऊपर बेस्ड है? इंग्लिश लॉ के ऊपर, ब्रिटिश लॉ के ऊपर, है कि नहीं बात? यानी कि सिविल लॉ के बहुत सारे लॉज हम किसके पढ़ रहे हैं? इंग्लिश, है ना। दुख की बात है या बहुत ज्यादा दुख की बात है? बहुत ज्यादा दुख की बात है। आज भी मैं तुम्हें जो पढ़ाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो वो पूरा इंग्लिश लॉ है। यानी एक खुशी की बात है, बस यहां से पढ़ के तुम इंग्लैंड का ही पेपर दे सकते हो, क्योंकि वहां का लॉ यहाँ का लॉ बिल्कुल सेम टू सेम। क्या बिल्कुल सेम टू सेम? हाँ, सेम टू सेम है बिल्कुल। तुम इंग्लैंड का पेपर दे सकते हो लॉ का, यहाँ का लॉ पढ़ के। फिर भैया अब घर में क्या हुआ? मम्मी ने सब्जी बनाई, तुमने सब्जी खा के देगी, उसमें तुमने मैगी मसाला छिड़क दिया। अब सब्जी किसने बनाई? मम्मी ने। मैंने। क्योंकि टेस्ट इसी में से आया, मैगी मसाला। और मैगी मसाला किसने डाला? सब्जी किसने बनाई? मैंने बनाई, है कि नहीं बात? इसका मतलब पता क्या हुआ? इंडियन स्टैच्यू आएगा ना, इंडियन स्टैच्यू लॉ। यानी कि कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो अंग्रेज नहीं बना गए, पर उनके लॉ में कुछ मसाले डाल देते हैं, अपने मसाले डाल दिए उनके लॉ में, और क्या बन गया? इंडियन स्टैच्यू लॉ। इंडियन स्टैच्यू लॉ मीन्स द लॉ विच इज पास बाय इंडियन पार्लियामेंट। जैसे कंपनीज एक्ट भले 2013 में बनाया हो, है ना, पर वो सारा का सारा तुम पढ़ोगे ना, वो अंग्रेजों का है। डिट्टो वर्ड टू वर्ड क्या है? अंग्रेज। यानी इंग्लिश कंपनीज एक्ट और इंडियन कंपनीज एक्ट होगा ना, कोई फर्क नहीं। इवन उसके अंदर जो लॉ लोगों के नाम लिखे हैं वो भी अंग्रेजों के, ये इंडियन नाम भी नहीं है। अब तुम कह रहे हो इंडिया ने पास कर दिया, सारे नाम किसके मिलेंगे तुम्हें? अंग्रेजों के, तो पता नहीं लग जाएगा, है कि नहीं बात? इंग्लिश लॉ। लेकिन सबसे खतरनाक जो चीज है, सबसे खतरनाक चीज है कि लॉ को जन्म देने वाला अंग्रेज, लॉ को जन्म देने वाले इंडियन पार्लियामेंट, यानी इंडियन स्टैच्यू जो इंडियन लॉ बनाते हैं, लॉ को 90% जन्म देने वाला होता है कोर्ट। यानी कि हमारे देश में जो कोर्ट के डिसीजन आ गए, जो कोर्ट के, वो क्या बन जाएंगे? लॉ बन जाते हैं। बहुत साल पहले एक मूवी आई दबंग, उसका फेमस गाना बताओ। मुन्नी बदनाम। सुना नहीं सुना? सुनाई कि नहीं सुना? तो भैया उसमें गाना था, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। इसके आगे का शब्द क्या था? झंडू बम हुई, मैं झंडू बाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। हुई कि नहीं हुई? सुनना चाहते? आगे
शुरू से चलाइए। जो ज्यादा क्या ये क्लास के हित में होगा मैं इसे क्लास से बाहर निकाल दूं? आज माफ करो कि जो बोलूंगा, ठीक है। फिर पता क्या होता है, देखो वो पढ़ाता है ऐसे, तुम्हें पूरा लॉ ऐसे निकल जाएगा, बाद में तुम्हें पता लगेगा भाई सब भैया मैं गजनी बन गया, आपकी क्लास में सब समझ में आ रहा है, मुझे कुछ याद नहीं, और फिर गजनी जैसी फीलिंग आएगी। इन सबको करने का हमारा एक ही पर्पज है, जो मैंने आज शुरू में बोला, क्या उस 20% में आना है जिसमें हम सब क्या होंगे, पास होंगे। ये सब समझाने का यही लॉजिक है। पता क्या, एक तो लॉ थ्योरी है, लेकिन तुम्हें 2 घंटे बिठाना, एक थ्योरी टीचर के लिए क्या होती है, आर्ट होती है, आर्ट। और ये आर्ट मैंने पिछले 10-15 सालों में रिसर्च से डेवलप की, कौन सी चीज में मुझे क्या डालना है, ताकि तुम क्या ना हो, बोर ना हो। वरना भी मैं लॉ पढ़ता ना सीधे सीधे, तो ये तो नीचे लेटा होता सर के नीचे बैग लगा रखा होता है इसका, बहन तेरा ज्यादा बुद्धा तेरा बैग लगा के सो जाता हूँ, उसका बैग लगा के सो रहा होता है नीचे, है कि नहीं बात। एसी चली रहा है, नींद बढ़िया है, हमारे हॉस्टल में एसी ना है सर, है ना, राइट। इस तरह की बातें कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए मुद्दे से नहीं भटकना, सबको मम्मी का समय क्या नहीं करना, मुद्दे से नहीं भटकना। बीच में थोड़े बहुत कमेंट चलते, कोई दिक्कत नहीं, पर जब कॉन्सेप्ट चल रहा तो नहीं है ना। तो भैया मुन्नी बदनाम हो गई, नहीं हो गई, हो गई ना मुन्नी बदनाम। लेकिन मुन्नी बदनाम से ज्यादा पता खतरनाक चीज क्या थी, मैं झंडू बाबू डार्लिंग तेरे लिए। सर में खतरनाक बात क्या हुई, पता क्या बात हुई, झंडू जो वर्ड यूज किया ना, झंडू वर्ड जो यूज किया, कंपनी के पीछे ना 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 ना, झंडू जो वर्ड यूज किया, एक ऐसी कंपनी का तुमने नाम यूज कर लिया जिसका मार्केट में शेयर कितने का चल रहा है, कितने का चल रहा है भैया भाई साहब, जिसमें मार्केट में शेयर, झंडू रियलिटी का स्टॉक का शेयर है ना, अगर मार्केट में 1800 रुपए 1900 रुपए का चल रहा है, इतनी बड़ी कंपनी है, इसका शेयर 100 रुपए से ऊपर होता है ना, वो बड़ी कंपनी में आती है। रिलायंस का भी 2300-2400 रुपए ही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। इंडिया का सबसे महंगा शेयर है MRF, 90,000, पता नहीं क्या करे, ओवर वैल्यूड लगता है वो, है ना। 90,000 रुपए का एक शेयर, 80,000 रुपए का एक शेयर। कई कंपनीज के शेयर 5-5, 10-10 के भी होते हैं, जैसे नेस्ले का शेयर 15,000, 16,000, है ना। कुछ कंपनी के 30-30, 35-35 के भी होते हैं। तो बड़े बड़ी कंपनियों की वैल्यूएशन बड़े बड़े लेवल पे होती है ना। अब भैया टाटा मोटर्स का शेयर 400 रुपए का है, 350 रुपए का है कि नहीं बात, राइट। टाटा से बड़ी कंपनी, उसकी वैल्यूएशन कितनी है, इमामी, है ना, झंडू का जो प्रोडक्ट है। अब इतनी बड़ी कंपनी जो ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसके नाम को आपने क्या कर लिया, यूज कर लिया, और झंडू ने अरबाज खान प्रोडक्शन के ऊपर केस कर दिया, दैट द वर्ड यूज्ड बाय अरबाज खान प्रोडक्शन विदाउट आर परमिशन इज इंसल्टिंग द झंडू लिमिटेड। मैं झंडू बाबू डार्लिंग तेरे लिए, तुमने इसकी इंसल्ट किया है। जैसे कि लोग अरबाज खान के इंटरव्यू में आया भी, हमने इसलिए यूज कर लिया क्योंकि मेरे जो क्रिएटिव डायरेक्टर था वो बोला आजकल लोग ऐसे बोलते हैं कि झंडू है क्या, तो झंडू को वो कैसे रिलेट करते हैं, पागल। कंपनी ने भी यही बोला कि हमें पता है मार्केट में क्या चलता है, झंडू इक्वल टू पागल, बेवकूफ। तो बेवकूफ को हम झंडू वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन तुमने इसे फिल्म में डाल के पूरी दुनिया में जाहिर कर दिया, मैं झंडू बाबू, है ना। हीरोइन बोलने में झंडू बाबू डार्लिंग तेरे लिए, ये क्या बात है भाई। अरबाज खान के ऊपर केस हो गया, केस का नाम हुआ झंडू रियलिटी लिमिटेड वर्सेस अरबाज खान प्रोडक्शन। अब जब ये केस हुआ झंडू के ऊपर, जब ये केस हुआ भैया झंडू के ऊपर, तब क्या हुआ, तब ये हुआ, केस होने के बाद कोर्ट ने 2-4 महीने ही गाना सुना, जज साहब हेडफोन लगा के, जज साहब मजा ले रहे गाने का, 3-4-5-6 महीने लगा दिए। 3-4-5-6 महीने क्या कर रहे हो, गाने सुन रहे हो मेरा, हाँ, आखिर हमें समझ में आ गया इस लाइन से झंडू की बेइज्जती है। उन्होंने पता क्या बोला, एक तो बिना पूछे नाम यूज किया, 5 करोड़ रुपए, ठीक है। सबसे ज्यादा शेयर सलमान खान की फीस का, मान लो 20%, जिसने एक्ट किया उसकी फीस का 10% शेयर, ठीक है, 5-10 करोड़ तो ये हो गए। और साथ में झंडू लिमिटेड का झंडू बाम का एड अरबाज खान ने बनवाया, सेम कॉस्ट्यूम, सेम लिरिक्स, सलमान खान भी उसमें थे, मलाइका अरोड़ा भी उसमें थी, सेम कॉस्ट्यूम, सेम लिरिक्स। कुछ गाना ऐसे बना, मेरे सर में दर्द हुआ, मैं झंडू लगाया डार्लिंग तेरे लिए, है ना, कुछ इस तरह का गाना बनाया, उसका क्या करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए।
just to compensate the goodwill degraded by the अरबाज खान। और अगर ये बात देखो, ये देखो, ये हाई कोर्ट में भी है। और फाइनली डीन स्ट्रीट में मची काफी हलचल जब मुन्नी ब्रांड नेम हुई। एक्सपर्ट्स की माने तो दबंग के हिट गाने के जरिए झंडू बाम को फ्री पब्लिसिटी मिल गई। कितने रुपए की? 5 करोड़ के लिए ऐड करवाया गया। What a cool 5 crores। ये भी ऐसे नाच रहे हैं वो भी किसमें? झंडू बाम के ऐड में। इतना ही नहीं, इमाम received another 5 crores in Salman's fee and a कितने? 5 करोड़ रुपए किससे लिए? सलमान की फीस। crore in Malaikas as they are now endorsing the product for free following the out fee and a crore in Malaikas। 1 करोड़ किससे? मलाइका से। और को क्या बोला? अपनी अपनी फीस दो, इससे क्या बनेगा? झंडू बाम की प्रमोशन की जाएगी। इस पैसे से, आपके पैसे से झंडू बाम की प्रमोशन की जाएगी, आप ही करोगे। Because as they are now endorsing the product for free following the out of court settlement। और अगर कोर्ट सेटलमेंट हुआ है, प्रोड्यूसर अरबाज खान ने इमामी से पहले बात की होती तो 10 करोड़ तक की इन फिल्म प्रमोशन डील भी लॉक की जा सकती थी। अगर झंडू बाम से पहले बात की होती तो झंडू बाम कुछ पॉजिटिव इनपुट देकर उल्टा पैसा देता कि भाई अपनी फिल्म में हमारा क्या कर दो, प्रमोशन। फिर पता क्या हुआ? फिर आई दबंग 2। अब फिर क्या गाना बजा? चिपका ले सैया। बजा के नहीं बजा? अब वापिस आते हैं। इस बार फेविकॉल की बेइज्जती है, फेविकॉल का प्रमोशन है। प्रमोशन है। इस बार फेविकॉल से पूछ के नाम यूज किया गया, फेविकॉल को पैसे दिए गए कि भैया तुम्हारा नाम यूज कर रहे हैं। और उस दिन के बाद से कई सालों तक फेविकॉल ने ऐड नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिस भी शादी में जाओ, है ना, चिपका ले सैया फेविकॉल से। यानी पूरी दुनिया को, बच्चे से लेकर बड़े तक, और इंटरनेशनल लेवल पे सलमान खान की पिक्चर रिलीज होती है तो हर इंटरनेशनल लेवल पर यह पता लग गया फेविकॉल इंडिया में कैसी चीज जिससे काम आती है। तो इससे बड़े प्रमोशन क्या होगा? सलमान खान खुद नाच रहे, क्या बोल रहे हैं करीना कपूर के साथ, चिपका ले सैया। उसका मतलब फेविकॉल किस काम आता है? फेविकॉल को ऐड करने की जरूरत है क्या? इतना बड़ा ऐड खुद ही हो गया उनका। कई साल तक फेविकॉल ने ऐड नहीं दिया और आज भी ऐड नहीं आता फेविकॉल का इतना, क्योंकि फिल्म के बाद पहले उन्हें लोगों को पता लग गया फेविकॉल किस काम आना है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको पता है फेविकॉल चिपकाने काम आता है। इस बार ब्रांड का क्या हुआ? अब ये बताओ, ये डिसीजन जो झंडू बाम वाला है वो किससे आया? कोर्ट से आया, राइट। तो झंडू वर्सेस अरबाज खान प्रोडक्शन, है ना। अब ये बताओ, ये जो डिसीजन है, अब ये कोर्ट का डिसीजन पता क्या बन गया? कोर्ट का डिसीजन लॉ बन गया। अगर कोई भी हिंदुस्तान में, है ना, मुंबई हाई कोर्ट का था, हाई कोर्ट के डिसीजन स्टेट पे लगते हैं ना, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन देश पे। अच्छा, कोई जैसे यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट, ऐसे मुंबई हाई कोर्ट का डिसीजन आया तो ये लॉ किस पे लगेगा? मुंबई पे, यूपी पे नहीं लगेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा तो इस पे लगेगा, पूरे देश पे लगेगा। अब खुद ये बताओ, अगर ये डिसीजन अगर आ चुका है, राइट, तो अब ये डिसीजन क्या बन चुका है? ये मुंबई में लॉ बन चुका है। कोई भी कंपनी अगर इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट की इंसल्ट करेगी तो जितना पैसा है ना, 5 करोड़ सलमान खान से, 1 करोड़ मलाइका अरोड़ा खान से, अरबाज खान से फिर ऐड करवाया, प्रमोशन किया, इतना पैसा तो तैयार रखना, लगभग इतना पैसा तैयार रखना अगर इंसल्ट मानेगी किसी ऐसी कंपनी की जिसका शेयर मार्केट में, है ना, इतने हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है। तो मेरी बात, दैट इज गॉड। अब बताओ लॉ का अगला जन्म कहां से हुआ? कहां से हुआ? इंडियन जुडिशियल डिसीजन, यानी कोर्ट का डिसीजन लॉ बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो लॉ बनता ही बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो हमारे देश का क्या बन गया? कानून बन गया। वो तो मैं ना बात, राइट, कोई पलट नहीं सकता। वो क्या बन गया? कानून बन गया। जब तक कोई नया जज उसको वो ना कर दे, रिवर्स ना कर दे। तो अंग्रेजी का जन्म कैसे हो पता? लॉ का अंग्रेजों से, इंडियन पार्लियामेंट से और जुडिशियल डिसीजन से। फिर आता है भैया कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। सर तुम मुझे बताओ, रीति रिवाज से कैसे लॉ बन सकते हैं? बता सकते हो कभी? रीति, कस्टम, इनसे, रीति रिवाजों से कैसे लॉ बन सकता है बताओ? सर जो पहले से चला रहा हूँ, ट्रेडिशन से। हमारे देश में आज भी एक ऐसा लॉ है जो हमने नहीं बनाया, हमारे रीति रिवाज हमारे पूर्वज बना गए।
बताऊं मैं? रामायण देखी है? लॉकडाउन में सबने देखा। राम जी ने रावण जी को क्यों मारा? राम ने रावण को क्यों मारा? सीता माता जी का अपहरण कर लिया। यानी कि आम आदमी की भाषा में बोलूं कि किसी की बीवी किडनैप करने की सजा मौत थी उस टाइम पे। भाई तूने वाइफ किडनैप कर ली भगवान श्री राम की। 2 अल्टीमेटम दिए। पहले अंगद जी गए, पैर हिला के दिखा सकता हो तो हिला के दिखा, जब तू मेरे पैर नहीं हिला पा रहा तो प्रभु श्री राम का क्या हिला लेगा। फिर हनुमान जी गए, उन्होंने लंका में आग लगा दी। 2 अल्टीमेटम दिए, ना माना रावण। रिजल्ट यानी कि किडनैपिंग की सजा है ना। हालांकि कहा जाता है रावण ने हमेशा उनको ठीक से रखा, खाना पीना सब बिल्कुल ठीक है ना, राइट, कोई उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, ठीक है ना, राइट। बस ये की शर्त रखी मुझसे विवाह कर लो बस, राम को छोड़कर। किडनैपिंग करी बस, ये क्या था? ये गलत काम था। किडनैपिंग की सजा राम ने क्या दी? डेथ दी नहीं थी। यानी किसी अपराधी को मौत की सजा देना ये हमने बनाई है? हमने नहीं बनाई भाई, किसने बनाई है? रीति रिवाज पूर्वज बना दे। फिर चलो और अगले काल में आते हैं। ये सतयुग हो गया, फिर आया द्वापर युग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, फिर कलयुग चल रहा है ना। फिर द्वापर युग आया कृष्ण जी का युग। कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। जेल में उसके बाद ही तो मथुरा गए थे। जेल में सजा हमने बनाई है। यानी कि इसे बोलते थे पुराने जमाने में आजीवन कारावास, आज से बोलते हैं लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट। हिंदी में बोलते हैं उम्र कैद की सजा। तो ये उम्र कैद की सजा हमने बनाई है भाई। जो गीता वगैरह में लिखा है उसमें रीति रिवाज तो होगी नहीं होगी। एक खतरनाक बात जो कृष्ण जी बता गए, 5 पांडव ने किसे मारा? 100 भाई थे, दुर्योधन मारा। दुर्योधन पांडव के क्या थे? ताऊ जी के बेटे। कजन ब्रदर हो गए, कजन ब्रदर हो गए ना। तुम्हें कोई कहता अपने कजन भाई को लुटका दे, सर क्या करें चाचा के बेटे को? हाँ तो चाचा तुम्हें है ना, राइट, सही से बता देंगे। अगर ये बात भी घर पे किसी को पता लग गई, ये लुटकाएगा। अब ये बताओ, लेकिन कृष्ण जी ने बोला, अर्जुन को नहीं बोला, है ना, कि भैया दुर्योधन पात। इसका मतलब उन्होंने क्या मैसेज दिया कि धर्म के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, है ना, इंसानियत के लिए अगर अपने घर में ही कोई गलत कर रहा है तो उसका क्या करना है? विरोध करना है। यानी कि लॉ भी तो यही है। मैं वकील हूं, मैं जज हूं, मेरा ही कजन भाई, मेरा ही सगा भाई कोर्ट क्या खड़ा है? अपराधी बन के खड़ा है। मैं उसे इसलिए आजाद कर दूं क्योंकि मेरा भाई है और सबूत उसके खिलाफ है सारे, पूरी वीडियो सब उसके खिलाफ है कि भैया उसने चोरी की, मर्डर किया। कैसे कर दो भाई? इत्तेफाक से भाई का ही केस भाई के कोर्ट में आ गया। क्या करना पड़ेगा? इंसाफ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ भी तो देख लो ना भाई, जिसका भाई कुछ मर गया, जिसके पिताजी को मर्डर कर दिया, चोरी कर दिया, उसको देख लो, वो तो इंसाफ के लिए खड़ा है ना। तो कृष्ण जी ने क्या मैसेज किया? धर्म के लिए परिवार भी नहीं देखा जाता। यानी धर्म के लिए परिवार नहीं देखा जाता, कानून के लिए परिवार, सब कुछ क्या है? बराबर है। एकदम बोलते हैं लॉ इक्वल टू ऑल। मेरा भाई भी होगा, मेरे पिताजी भी होंगे, तो मैं सजा सुनाऊंगा अगर सबूत उनके खिलाफ है तो, है कि नहीं बात? ये सिखाया जाता है कानून में, वकीलों को, जज को भी, राइट। सजा है मौत। इंडिया में तो टेररिज्म लॉ है। कोई टेररिस्ट पकड़ा गया, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो, 18 साल से नीचे क्यों ना हो, सीधा क्या है? फांसी है। सजा है मौत, आजीवन कारावास। ऐसी बातें किसने बताई? ऐसी बातें हमने नहीं बनाई। तुम पिछले 200 साल क्या, 100 साल क्या, पीछे 5000 3000 साल देख लो, हमने ये सजा बनाई नहीं है। ये सजा हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी ये सजा खाली इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। क्या अमेरिका में फांसी नहीं होती होगी? क्या वहां जेल नहीं है? आजीवन लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट है कि नहीं? क्या वहां जज को नहीं सिखाया जाता होगा कि तेरा भाई भी, तो इसके खिलाफ तुझे क्या देना पड़ेगा? डिसीजन देना पड़ेगा क्योंकि सोबत के खिलाफ है कि नहीं? इसका मतलब पूरी दुनिया में कुछ लॉज हमेशा ऐसे होते हैं जो किससे निकल के आते हैं। तो लॉ का जन्म क्या होता है? रीति रिवाजों से। फांसी की सजा, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट यानी कि जेल, है ना, राइट, ये सब क्या है? रीति रिवाजों से निकल के आए। ठीक है, तो लॉ का जन्म चौथा कहां से हुआ? कस्टम। कुछ लॉ के जन्म होते हैं यूसेज से। कैसे होते हैं? चीजों को, मार्केट को यूज करते हुए पता लगती है। बात सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, 1981 में एक एक्ट आया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पढ़ोगे तुम बीकॉम वगैरह में, है ना, सुनने ध्यान से। वो ये कहता है चेक, इस एक्ट ने चेक को
बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ा तुमने? क्या पढ़ा उसमें? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल एक्सेप्ट, अबे एंट्री भी तो करी होगी तुमने बीआरबीपी वाली। तो बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, है ना, प्रॉमिसरी नोट, चेक, ट्रेजरी बिल, है ना। इससे पहले 1881 में जो लॉ बना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इससे पहले इंडिया में चेक वेक का चलन नहीं था। इससे पहले पता क्या चलता था इंडिया में? इससे पहले इंडिया में चलता था हुंडी। क्या चलती थी? हुंडी चलती थी, हुंडी। ये कुछ इस तरह की चीज चलती थी भैया। अब है ना, ऐसी देख लो, देखो 2500 रुपए की ये क्या है सर, लिखा है ना हुंडी, राइट। 6 आने की हुंडी थी। अब ये बताओ, स्टैंप पे 2500 रुपए लिखे, 6 आने की हुंडी। ये हुंडी क्या थी बताओ? ये हुंडी पता क्या थी? ये हुंडी थी लोकल व्यापारियों के लिए चेक। वो मानते थे जो ये हुंडी लेके आएगा ना, मैं उसे ईमानदार मान लूंगा। तुम मेरे पास हुंडी लेके आए, सर आपकी फीस लेके लो कि ये हुंडी ले लो आप, ठीक है, और ये हुंडी मैंने जिसके नाम पे दी है उसको ये हुंडी दिखाता ना, वो आपको आपके फीस दे देगा 6000 रुपए, 10,000 रुपए। हुंडी वॉज नॉट अ चेक, हुंडी वॉज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हुंडी वॉज नॉट प्रॉमिसरी नोट। हुंडी वॉज द इंस्ट्रूमेंट जो भरोसे का प्रतीक था, है कि नहीं बात? अच्छा, हम सब यहाँ पढ़ रहे हैं, हम सब यहाँ व्यापारी हैं। मैंने कहा हुंडी हुंडी छोड़ो, मैंने कहा बस एक पेपर दूंगा, हम एक पेपर देंगे, पेपर के ऊपर लिखा होगा, है ना, लॉ लेक्चर पर, और उस पर मेरे साइन होंगे। तो जिसके पास से पेपर जाएगा और उस पर जो भी अमाउंट लिखा होगा वो वैलिड होगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, मान लिया। तुम सबने इसको हाँ कर दिया, एक पेपर हमने बनाया, तुमने हाँ कर दिया सर, इस पर लिखा होगा लॉ और आपके साइन होंगे, वो क्लास के लिए वैलिड हो गया। तो हमने यह अपनी क्लास के लिए क्या बना लिया, हुंडी बना ली। वहां दूसरे व्यापारी से नहीं मानेंगे। होता बगल में अकाउंट वाले भैया पढ़ा रहे हो तुम्हें, वो कह रहे हैं लॉ के क्लास में मैं क्यों मान लूं इसे, वो नहीं मानेंगे, लेकिन अपनी क्लास में तो चलेगा ना। दैट वॉज कॉल्ड हुंडी विच इज सर्कुलेटेड इन द बिजनेस एज अ यूसेज, एज अ यूसेज। अब हुंडी का यूसेज देख के लगा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को हुंडी दे रहा है, उसे कैश लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं बात, कि भैया मुझे तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने हैं, मैं 1 करोड़ रुपए तुम्हें लेके जाऊंगा, ठीक है, रास्ते मुझे लूट लोगे तुम, ये मुंह पे कपड़ा बांध के लूट लेगा मुझे, अच्छा 1 करोड़ रुपए जा रहे हो, है ना, इनने लूट लिया मुझे, क्योंकि इसे पता है बात। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हुंडी लेके जाऊंगा और मैं कहूंगा लूट ले भाई, ले ले हुंडी ले ले, क्योंकि हुंडी पे मैंने उसका नाम लिख रखा है जिसको पैसे देने। अब ये लूट भी लेगा तो क्या दिक्कत है? तो लोगों को लॉ को बहुत बढ़िया चीज लगी, किसी का कैश कैरी करने से अच्छा क्या है, हुंडी कैरी करो। तो एक तो कैश कैरी की दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं, कोई लूट लेगा, खराब हो जाएगा, सब को खो जाएगा 1 करोड़ रुपए। तो मोटे मोटे अमाउंट के लोग हुंडी यूज किया करते थे, है ना। एक सिंपल सा पेपर, टेंशन फ्री जियो, टेंशन फ्री जाओ, उसको हुंडी दे दी, भैया तू उससे पैसे ले लो जाके, मैं तेरे लिए कैश लाया, तेरे घर के पास ही रहता है। अब मुझे भैया नोएडा से तमिलनाडु जाना है, मैं 1 करोड़ रुपए कैश लेके जाऊं, इससे बढ़िया मुझे किसी से नोएडा से 1 करोड़ रुपए लेने हैं और तुम्हें देने हैं, और तुम भी क्या कह रहे हो, हैदराबाद में रह रहे हो, तमिलनाडु में रह रहे हो, तो वहीं से तुम हुंडी दे दूंगा, तुम उसके घर से ले लेना। तो मुझे यूपी से तमिलनाडु तक कैश तो कैरी नहीं करना पड़ेगा, मैं नोएडा के डीलर को बोल दूंगा तुझसे लेने, इसको देना, तू सीधा ऐसे दे दे भाई, है कि नहीं बात। तो हुंडी के यूसेज को इतना बढ़िया माना अंग्रेजों ने कि उन्होंने हुंडी को डिलीट करके एक नया सिस्टम लागू कर दिया, इट इज कॉल्ड चेक, चेक एंड प्रॉमिसरी नोट एंड बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, जिसके तुम अकाउंटिंग भी कर रहे हो आज। तो बताओ, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, चेक, प्रॉमिसरी नोट, ये किसकी देन है, यूसेज की। सर ये यूसेज की देन है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जैसा लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जैसा लॉ किससे निकल के आया, यूसेज से, इसलिए वो लॉ यूसेज से बना, समझ गए। तो बताओ, देश के 4 सोर्सेज ऑफ लॉ, लॉ का जन्म कहां से हुआ, दूसरा जन्म, तीसरा, मुन्नी बदनाम हुई, याद रखना, मैं झंडू बाम हुई, याद रखना, चौथा। तो भैया ये तो हमारे पूर्वज बता गए, रामायण और महाभारत से हमें पता लगा कि भाई कुछ लॉ ऐसे भी होते थे, राइट, वो हम आज भी लॉ लगा रहे हैं। और 5वां, हाँ, कस्टम के साथ यूसेज, हुंडी, हुंडी को क्या बना दिया, बीआरबीपी, चेक, समझ गए। ये आपका बेसिक था। अगले लेक्चर से क्या पढ़ेंगे हम, इंग्लिश सिविल लॉ का पहला एक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। सर कस्टमर न्यूज अलग अलग लिखना है या फिर एक एक ही साथ लिख सकते हैं, है ना। ये बेसिक बात है, वैसे एग्जाम में इनकी आने की संभावना कम नेग्लिजिबल के बराबर होती है। ये तो बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा कितने तरह के लॉ होते हैं, ठीक है, और उन लॉ का जन्म कैसे हुआ। और सबसे बढ़िया बात, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ लैंड। क्या बोलते हैं? यानी जिसके बारे में आप डील करने जा रहे हो, जिसके बारे में बात करने जा रहे हो, वो कानून की नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक बात है, हमें पता होनी चाहिए। कल को तुम जाए कहते मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं इसलिए नहीं लगाया हेलमेट, ना 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 भाई, ऐसा नहीं है। अगर तुम गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। और एक मजेदार बात तुम्हें पता है, अगर गाड़ी चप्पल पहन के चला रहे हो तो भी चालान है। कार चप्पल पहन के चलाना अलाउ नहीं है, शूज पहनने पड़ेंगे आपको, रूल है ये। कईयों को पहली बार पता लगा होगा, है कि नहीं बात? तो ऐसी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। पता लगा तुम गाड़ी से निकले, चप्पल में निकले, पुलिस वाला कह रहा है चलान भरे। किस बात का चलान? पेपर भी है, हीट रेंज भी लगा रखी है, इंश्योरेंस भी है, सब कुछ ठीक है, फिर किस बात का चलान? चप्पल। तो पता लगा चप्पल से लड़ने लगे उससे, तुझे बताऊं चप्पल। तो भाई लड़ने की बात नहीं है, लॉ में लिखी है बात, चप्पल में गाड़ी नहीं चलानी भाई, शूज होने चाहिए, चप्पल में चलाना अलाउड नहीं है। वॉट एवर मे बी द रीजन, लॉ इज लॉ, समझ गए? तो भैया लॉ के जन्म ऐसे होते हैं और आपको लॉ ऑफ लैंड पता होना चाहिए, इसलिए हमें ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। बोलो समझ गए सर? यस सर। बोलो मजा आ गया सर? यस सर। बोलो मजा आ गया सर? मजा आ गया सर। चलो परसों मिलेंगे। थैंक यू सर। ओके बाय बाय, टाटा, टेक केयर। सर इसकी सेंड करोगे आप? ग्रुप बनते हैं।